Hello everyone, my name is Shivansh. I'm a third year student in IIT BHU and I scored 100 percentile in chemistry in JEE मेंस। तो ये तुम्हारा मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट टू, ठीक है। तो मोस्टली सारी थ्योरी तुम्हारी इसी लेक्चर में कवर हो जाएगी। तो पहले हम करने वाले हैं एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। इस पे JEE मेंस में क्वेश्चन तुमको बार बार देखने को मिलता है। इस ईयर अभी दो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। उसके बाद आएंगे मेन मोल कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। उसके बाद लिमिटिंग रीजन का कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे। तो पहले देखते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? इट इज द वोल नंबर रेशियो ऑफ द वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड। और वही अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करें तो इट शोज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। मतलब ये तुमको बताता है कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे, ठीक है। और ये तुमको क्या देता है? एक वोल नंबर रेशियो देता है, मतलब मिनिमम वोल नंबर रेशियो की मिनिमम किस रेशियो में तुम्हारे आइटम्स उसमें प्रेजेंट होंगे। मतलब ये जैसे मैं तुमको एग्जांपल लेके बता देता हूँ मैं। जैसे मान लो तुम्हारा ये C6H12O6 है, ठीक है। तो ये इसका क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अगर मैं यहाँ से सबसे 6 कॉमन निकाल लूँ तो CH2O बचेगा, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, यहाँ से जो जो मतलब ये नंबर यहाँ से क्या कर सकते हैं? नंबर ऑफ आइटम्स कॉमन निकाल सकते हैं। मतलब ऐसा लिख सकते हैं ना कि कार्बन रेशियो, हाइड्रोजन रेशियो, ऑक्सीजन कितना है? 6:12:6। 6 हमें कॉमन है तो 6 से हम सबको क्या डिवाइड कर सकते हैं। कितना जाएगा? 1:2:1। तो ये जब होता है, जब मिनिमम नंबर्स के फॉर्म में रेशियो जब दिखाते हैं तो उसी को बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। जब एग्जैक्ट होता है तो उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब आते हैं मेथड टू फाइंड द एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। तो इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है, तुमको कंपोजिशन दे देगा कि इतना परसेंट ये एलिमेंट है, इतना परसेंट ये एलिमेंट है, बताओ इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा। तो सबसे पहले तुम्हारा स्टेप वन होगा कि तो सबसे पहले तुम अज्यूम करोगे कि तुम्हारे पास जो मास ऑफ द कंपाउंड है कितना है? 100 ग्राम है। अब इससे क्या बेनिफिट होगा? जैसे तुम इसको 100 मानोगे वैसे ही जो तुम्हारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के परसेंटेज हैं वो उसका मास बन जाएंगे इन ग्राम, ठीक है। क्योंकि तुम 100 मान लो ना परसेंटेज। लेट्स सपोज तुम्हारे पास 25% कार्बन है और तुम्हारा 75% हाइड्रोजन है। अगर तुमने इसका मास 100 मान लिया, ठीक है। अगर इसका तुमने मास 100 मान लिया, इसका मतलब क्या कि 25 ग्राम कार्बन हो जाएगा और 75 ग्राम हाइड्रोजन होगा, ठीक है। तो मैं करके क्या दिखा देता हूँ। तुम्हारा 25% ऑफ 100 क्या होगा? कार्बन होगा। मतलब 25% ऑफ 100, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में कैसे सॉल्व करते हैं? परसेंटेज का 100 हटाते हैं तो नीचे 100 आता है। 25/100 इंटू 100, देखो 100 कट गया, कितना बचा? 25 ग्राम, ठीक है। तो तुम्हारे ये इसीलिए हम क्या मानते हैं कि 100 मानते हैं कि 100 ग्राम क्या होगा? मास ऑफ द कंपाउंड होगा। उसके बाद तुमको क्या करना है? सबके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद उसका सिंपलेस्ट रेशियो फाइंड करना है। मोल्स का सिंपलेस्ट रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। और ट्राई क्या करना है कि उसको एक वोल नंबर में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। अगर तुम एक को वोल नंबर में कर दोगे तो तुमको तो उसमें किस रेशियो में तुम्हारे आइटम्स प्रेजेंट है तुमको वो पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे तुम्हारा रेशियो ऑफ मोल आ जाएगा तुम आराम से एम्पेरिकल फॉर्मूला लिख सकते हो। उसके बाद आते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कैसे लिखोगे? तो तुमको मास गिवन होगा हमेशा। कंपाउंड का क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास हमेशा गिवन होगा। तो जो मॉलिक्यूलर मास है उससे जब तुम डिवाइड करोगे, तुम जो तुमने एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास निकालना है, तो एक कोई वैल्यू आएगी जो कि क्या होगी कि इंटीजर नंबर होगा। तो वो जो वैल्यू आती है उसको बोलते हैं एन, ठीक है। उस एन से अगर तुम मल्टीप्लाई कर दोगे इसको तो तुमको क्या मिल जाएगा? उसका मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। मतलब सिंपल सी बात, जैसे मान लो ये तुम्हारा यहाँ पे था, ठीक है। इसका मास मान लो एक्स कुछ आया, ठीक है। मैंने इसका बता दिया कि इसका मॉलिक्यूलर मास कुछ मान लो 6s है। तो जब ये 6s अपॉन एक्स करोगे तो यहाँ से वैल्यू क्या जाएगी? 6। यानी तुमको बता गया कि यहाँ पे जो है ये जो सारे एलिमेंट्स है उनको 6 टाइम करना है। यानी C6H12O6, यानी इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू EF, मतलब एम्पिरिकल फॉर्मूला ब्रैकेट में n, ठीक है। क्योंकि ब्रैकेट में n होता है मतलब सब कुछ क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। तुमको पहले दिखा चुका हूँ पार्ट 1 में। तो पार्ट 1 अच्छे से देख लेना तभी लेक्चर समझ में आएगा अच्छे से। तो तुम्हारा वही लिखा हुआ है कि n क्या होता है यहाँ पे? गिवन मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास, ठीक है। अब देखो पहले बिल्कुल सिंपलर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दो कुछ सिंपल क्वेश्चन होते हैं जिसमें तुमको डायरेक्ट रेशियो इजीली मिल जाता है। जैसे तुम यहाँ देखोगे कार्बन है, क्लोरीन है, ठीक है, और तुम्हारे पास हाइड्रोजन है। इनके परसेंटेजेस दिए हैं। तो अगर तुमने 100 मान लिया, तुमने माना लेट मास ऑफ कंपाउंड इज 100 ग्राम, वही तुम्हारा कार्बन का मास कितना हो जाएगा? 24.27। वही तुम्हारा क्लोरीन का मास कितना हो जाएगा? 71.65 ग्राम, ठीक है, ग्राम। और तुम्हारा हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा? 4.07 ग्राम, ठीक है। अब तुमको क्या करना है? मोल्स निकालने। मोल्स क्या होगा? कार्बन के मोल कितने होंगे? मास दिया तो तुम क्या करोगे? अपॉन में मोलर मास, नहीं 24.4 अपॉन 27/12 होता है तुम्हारा 12 ग्राम इसका मास होता है। वही अगर क्लोरीन की बात करें 71.65 अपॉन 35.5। यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करें तो तुम्हारा आ जाएगा 4.07/1, ठीक है। और इनके अगर मासेस की बात करें तो यहाँ देखो तुम अप्रॉक्स में ये क्या आएगा? अप्रॉक्स में 2 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। ये अप्रॉक्स में 2 के इक्वल
आ रहा है और ये अप्रोक्स में कितना आ रहा है 4 के इक्वल। ये तुम्हारा कार्बन रेशियो, क्लोरीन रेशियो, हाइड्रोजन कितना आ गया 2:2:4। ठीक है, तो इसको सिंपल वोल नंबर में कन्वर्ट करो। ठीक है, जितना मिनिमम कर सको ध्यान रखो, सब में 2 कॉमन है, 2 से सबको डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या जाएगा कार्बन रेशियो क्लोरीन रेशियो हाइड्रोजन इक्वल टू 1:1:2। ये तुम्हारा फॉर्मूला का बन जाएगा, कार्बन 1 होगा, क्लोरीन 1 होगा, हाइड्रोजन 2 होगा। ठीक है, तो U1 हम शो नहीं करते, यानी CClH2। ये तुम्हारा क्या हो गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया। और तुमको क्वेश्चन में जो गिवन है कि तुम्हारा जो इसका मोलर मास ऑफ द कंपाउंड है वो कितना है 98.96। अब इसका मोलर मास निकालो, कार्बन का 12, क्लोरीन का 35.5 और हाइड्रोजन का 2, तो कितना आएगा, तो 5 5 4 9 4 यानी 49.5। एन निकालोगे, एन की वैल्यू क्या होगी, इसको मास को 98.96 डिवाइडेड बाई 49.5, ये अप्रॉक्स में कितना आ गया 2 के गया। तुम्हारा फॉर्मूला एक्चुअल में क्या होगा C2H4 एंड Cl2। ये तुम्हारा क्या हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये था तो हमारा सिंपल क्वेश्चन जिसमें तुमको इजीली तुमको क्या पता चला, मतलब अप्रोक्सीमेट तुमको वैल्यू 2 की इक्वल आ रही है, 2 की इक्वल आ रही है, 4 की इक्वल आ रही है। बट कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां तुम अगर इस मेथड से जाओगे तो फंस जाओगे, क्योंकि वहां पे तुमको पता नहीं चलेगा कि हम किससे मल्टीप्लाई करें ताकि यहाँ पे एक सिंपल वोल नंबर आ जाए। तो देखो उस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, तो देखो ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो तुम यहाँ क्या मानोगे, मास ऑफ द कंपाउंड क्या है 100, यानी तुम्हारा Fe का मास कितना बन जाएगा, तो तुमको डायरेक्ट करना है, अब तुम्हें ज्यादा लिखना नहीं है। जितना तुम प्रैक्टिस कर लोगे उतना एग्जाम में तुम डायरेक्टली कर पाओगे। ठीक है, नहीं Fe कितना हो जाएगा 69.9 ग्राम और तुम्हारा ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 30.1 ग्राम। तो इसको मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो तुम्हारा Fe का मोल कितना हो जाएगा, एन ऑफ Fe, नंबर मोल्स ऑफ Fe कितना हो जाएगा 69.9। तुम्हारा क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा। ठीक है, यहाँ पे मास इसका होता है 56। और तुम्हारा ऑक्सीजन की बात करें तो एन ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 30.1 डिवाइडेड बाई 16। अब इसको तुम अगर डिवाइड करोगे तो ये आएगा तुम्हारा अप्रोक्स में 1.248। ये तुम्हारा आएगा अप्रोक्स में 1.88। अब बताओ तुम ये सब क्या मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे ताकि तुमको सिंपल वोल नंबर है। देखो उनको कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो देखो तुमको कुछ भी यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो अब देखो इसीलिए हम क्या करते हैं ना, जब भी तुमको यहाँ पे कुछ ना दिखे तो तुमको क्या करना है, एक नंबर को दूसरे से कर देना है डिवाइड। मतलब ये कि यहाँ जैसे 1.88 है तो एक को बना लेना है इक्वल टू 1, यानी इसको 1 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 1.88 से नीचे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक, जब भी तुम्हारा कोई फॉर्मूला होता है, जैसे तुम्हारा कोई भी फॉर्मूला मान लो तुम्हारा ये a की पावर a है, b की पावर b है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, कोई भी अगर कॉमन चीज बाहर निकाल लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी कॉमन चीज हम कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्मूले में, कॉमन की चीज को भी हम डिवाइड कर सकते हैं, तो उसके एम्पिरिकल फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं ना, एक कॉमन नंबर से हम दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ताकि एक को हम क्या बना लें 1 के इक्वल बना लें। ठीक है, तो इसलिए मैं डिवाइड कर रहा हूँ इसको 1.88 से, तो इसको भी हमको डिवाइड करना पड़ेगा 1.88 से। ये बात ध्यान रखना कि दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर इसको जितने डिवाइड कर रहे हो उससे से ही इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो तुम्हारे देखो इससे क्या आ गया, ये तुम्हारा आ गया इक्वल टू 1 किया, और इसको तुम सॉल्व करोगे ये तुम्हारा कितना आएगा 0.6। दूसरा तुम ये भी कर सकते थे कि या तो इससे डिवाइड कर लो, यानी ऐसा भी कर सकते थे कि 1.248 डिवाइडेड बाई 1.248, तो तुम इसको डिवाइड करना पड़ता है, नहीं 1.88 अपॉन 1.248। ठीक है, या तो इससे डिवाइड कर सकते थे दोनों को, उससे क्या होगा आयरन तुम्हारा 1 बन जाएगा, और इससे क्या होगा तुम्हारा ऑक्सीजन 1 बनेगा। देखो यहाँ पे आयरन 1 बनेगा, इसको तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 1.5। तो कोई भी तुम दोनों में से कर सकते हो। नोट ऑलवेज मेक 1 टू स्मॉलर मोल। तो क्या ध्यान रखना कि हमेशा जो छोटा है ना उसको 1 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, उससे क्या होगा तुम्हारा ये नंबर डेसिमल में नहीं आएगा। ठीक है, तो तुमको तो यहाँ से आराम से देखने को पता चल जाए ये नंबर 70 है, ये 56, इसमें देखो बहुत कम डिफरेंस है, यहाँ देखो ज्यादा डिफरेंस है, मतलब अप्रॉक्सिमेट 2 टाइम्स है। ठीक है, इसलिए 1.8 रहा है, तुमको अंदाजा लग जाएगा कि हाँ कौन सा नंबर छोटा है कौन सा नंबर बड़ा है। तो हमेशा जो नंबर छोटा होता है ना उसको 1 बनाना होता है। ठीक है, उससे क्या होगा तुमको और इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो मैंने इसलिए इसको अगर 1 बनाओगे तो इसका 1 आएगा, ये तुम्हारा 1.5 आएगा। तुमको पता चला इसको अगर सिंपल वन नंबर में कन्वर्ट करना है तो क्या करो, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे तुम दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है। दूसरा नोट, ऑलवेज मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉमन नंबर। ठीक है, तुम्हारा ये दूसरा नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों नोट। ठीक है, तो कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, डिवाइड करना होता है। तो कॉमन नंबर से 2 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी बन जाएगा ये 3, यह बन जाएगा 2, यानी तुमको फॉर्मूला क्या मिल जाएगा Fe2O3। ठीक है, यहाँ भी तुम देख सकते हो तुम्हारी 0.6 है, अगर तुम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो एग्जैक्टली 0.66 आएगा, थोड़ा और डेसिमल तक ले जाओगे। ठीक है, यानी आप क्या करो, इसको तुमको क्या करना है, सिंपल तुमको बस सोचना कि इसको तुमको एक वोल नंबर बनाना है। यहाँ तो ऑलरेडी ये वोल नंबर है, तो यही अप्रोच यहाँ भी रखी थी, ये 1.5 था, इसको क्या करना है वोल नंबर बनाना है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके तुम्हारा 3 को इक्वल आ जाएगा। अब इसको वोल नंबर बनाना है तो देखो तुम किससे मल्टीप्लाई, अगर तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा 1.2 समथिंग जाएगा, अगर तुम इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा अप्रोक्स में आ जाएगा 1.98।
ठीक है, जो कि क्या है अप्रोक्सीमेट 2 इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, यानी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी इसको भी क्या करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या गया 2, देखो यार 3, यानी तब भी फॉर्मूला क्या बन जाएगा Fe2O3। बट इससे क्या होगा तुम्हारा थोड़ा ज्यादा तुमको कंफ्यूजन हो सकता है, तुमको क्या करना है हमेशा क्या करना है, जो छोटी क्वांटिटी है उसको 1 में कन्वर्ट करना है, और जो मल्टीप्लाई और डिवाइड कुछ भी करना है वो दोनों नंबर को करना है और इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। ये दोनों रूल बहुत अच्छे ध्यान रखना, वरना क्वेश्चन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। देखो ये तुम्हारा जेई मेंस 2025 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सेम चीज बोली, देखो कार्बन इतना है, हाइड्रोजन इतना है, और बाकी जो बचा हुआ क्या है वो ऑक्सीजन है। तो अगर तुमको ऑक्सीजन पता करना पड़ेगा, तो ये परसेंटेज है तो हमेशा सम क्या होता है 100% होता है। ठीक है, कोई भी चीज क्या होती है टोटल 100% होती है। यानी अगर कार्बन तुम्हारा कितना है 54.2%, यानी कार्बन का मास कितना हो जाएगा, अगर हम टोटल मास मान ले कंपाउंड का 100 तो 54.2 ग्राम। वही तुम्हारा हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 9.2 ग्राम। वही तुम्हारा ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 100 माइनस 54.2 माइनस 9.2। ठीक है, जो कि तुम्हारा आ जाएगा 36.6। ठीक है, तुमको क्या करना है नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो कार्बन के मोल कितने होंगे 54.2 डिवाइडेड बाई 12। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने होंगे 9.2 डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, और तुम्हारा यहाँ पे ऑक्सीजन के मोल कितने होंगे 36.6 डिवाइडेड बाई 16। तो पहले तुमको क्या करना है जितना ज्यादा हो सके नंबर को सिंपल बना लो, उसके बाद डिवाइड कर लो। ठीक है, एक चीज देखो यहाँ पे क्या है, पहले तुम 4 से डिवाइड करोगे तो 4 3 यहाँ से तुम 4 से करोगे, देखो क्या बन जाएगा 4 4। ठीक है, तो इतना तुमको सिंप्लीफाई कर लिया है, तुम यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। देखो तुम्हारा 2 से डिवाइड कर दो इसको, 2 8 जा 2 1 जा 2 8 जा 2 3 जा 18.3 आ गया अप्रॉक्स में। अब तुम अगर ध्यान से देखो 18 के आसपास ये नंबर होता है तो हम इसको 2 लिख देते हैं, बट यहाँ पे 16 के आसपास नहीं 18 है, ये 2 से थोड़ा सा बड़ा होगा नंबर। ठीक है, यहाँ तुम देखो अगर तुम 3 4 जा 12, ये अप्रॉक्स में तुम्हारा 4.5 के आसपास आ जाएगा। क्योंकि तुम अगर ऐसे करने जाओगे तो तुमको कभी भी कॉमन नंबर नहीं मिलने वाला है, तुम हर जगह पे इक्वल नहीं कर पाओगे। इसलिए तुमको हमेशा क्या करना है सबसे पहले जो सबसे स्मॉल है उसको क्या करना है 1 में कन्वर्ट करना है। तो तुम 1 को किस में कन्वर्ट करोगे, यहाँ पे सबसे छोटा कौन दिख रहा है, उसको 1 में कन्वर्ट करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, देखो ऊपर 18.3 है, यानी नीचे भी तुमको डिवाइड करने का पड़ेगा 18.3 से, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 से। जैसे क्या होगा देखो 8 8 कट गया, ये कट गया, मगर तुमने अगर इसको मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया इन नंबर से, तो इन नंबर्स को तुमको उसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, नहीं 8/18.3। यहाँ पे भी क्या होगा 8/18.3। अब तुमको क्या करना पड़ेगा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो तुमको अगर दिख रहा होगा ये तुम्हारा 9.2 है, 9 टू द 18, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18.4 हो जाएगा। ये तुमको ध्यान से देखो तो ये इसका 2 टाइम्स लिखा हुआ है। ठीक है, तुम एग्जैक्ट तुमको कैलकुलेशन करनी है तो कर भी सकते हो, बट थोड़ा बहुत तुम डाटा को ध्यान से देखोगे तो तुमको इजीली जल्दी को सॉल्व कर लोगे। डिवाइड करने जाओगे तो टाइम लगेगा, इसलिए अगर डाटा ऐसा दिया है कि तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो तो उसे कर लो। देखो अप्रॉक्सिमेट तुमको दिख रहा है अप्रॉक्सिमेट इसका 2 टाइम्स है। ठीक है, तो अप्रॉक्सिमेट 2 टाइम्स है, इतना कोई दिक्कत नहीं कर सकते, क्योंकि एक न्यूमेरिकल नंबर को चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कितना जाएगा अप्रॉक्सिमेट 4 जी, तुम्हारा कितना हो गया 4। अब जैसे यहाँ पे देखो यहाँ तुम्हारा डिफरेंस क्या है ज्यादा है, यहाँ तुम्हारा 13.5 है, यहाँ 18.3 है, कुछ भी डबल डबल होगा नहीं। अब देखो यहाँ पे तुमको कुछ भी इससे डायरेक्ट कटने वाला नहीं दिख रहा, तो एक काम करो ना पहले तुम इसको मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, यहाँ भी चाहते हो तुम पहले तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद डिवाइड, क्योंकि डिवाइड करने में टाइम लगता है, मल्टीप्लाई करने में टाइम नहीं लगता। ठीक है, इसको तो मल्टीप्लाई करो तो ये तुम्हारा आएगा 108.4, नीचे तुम्हारा आएगा 54.9। अगर तुम इसको ध्यान से देखो ना तो तुम्हारा ये 2 टाइम से थोड़ा ज्यादा ही लिखा, क्योंकि अप्रॉक्स में तो 55 है, 55 टू द 110 होता है, ये अप्रॉक्स में 1.9 समथिंग जगह, तो अप्रॉक्स में 2 तुमको यहाँ से दिख रहा है, तो अप्रॉक्स में कितना गया 2 के इक्वल आ जाएगा। इससे तुम्हारा क्या होगा कैलकुलेशन वाला पार्ट इजी हो जाएगा। ठीक है, वैसे तुमको क्या करना पड़ेगा कैलकुलेशन करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि ये एक सिंपल नंबर आएगा। ठीक है, तो जनरली तुम्हारा ये मैच कर जाता है, अगर मतलब 1.5 की सेम है मतलब 0.5 में जाता है तो तुम उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 0.6 समथिंग दिखता है तो तुम उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, अप्रॉक्स में। बट जनरली तुम्हारा ऐसे ही मैच कर जाता है, जहाँ तुमको यहाँ से पता चलता है कि कार्बन 2 है और तुम्हारा हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है और तुम्हारा ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 1। अब इसका करो मास निकाल लो, उसका मास कितना होगा यहाँ पे 24 प्लस 4 प्लस 16 44। ठीक है, तो यहाँ से एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 132 डिवाइड बाई 44। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट 3 टाइम्स है, यानी इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जाएगा C6H12O3। ठीक है, यहाँ से तुम्हारा क्या हो जाएगा ए क्या हो गया इसका आंसर हो गया। तो ये ऐसे तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर है जो श्री चैतन्य का है। ठीक है, बट अगर ये एक्चुअल में ये ऑप्शन थे ना तो तुमको सॉल्व भी करना नहीं पड़ता। उसने 132 ग्राम पर मोल लिखा है, तो इसमें जो मोलर मास है ना सिर्फ और सिर्फ इसी का 132 है, किसी का 132 है नहीं, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। ठीक है, मुझे नहीं लगता था कि जेमेंस ने ऐसे ऑप्शन दिए होंगे कि तुम बिना सॉल्व करे क्वेश्चन को कर पाओ, बट इस टाइप के क्वेश्चन में अगर तुम्हारा ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन है ना तो तुम ये भी ऑप्शन को एक बार ध्यान से देख सकते हो। ठीक है, अगर तुम्हारा मान लो इंटीजर टाइप में होगा तो तुमको देते CXHY
और तुम्हारा ओजेड है, बताओ एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या है, तो तुमको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब आते हैं मोल कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। तो एक चीज हम पहले देख कि एवोगाड्रो ने क्या बताया था कि कोई भी गैस हो अगर सेम टेम्परेचर प्रेशर पे है, ठीक है, तो उनका क्या होता है, इक्वल वॉल्यूम होता है अगर उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, इक्वल है। देखो दो टर्म है जो तुमको पता होना चाहिए, एक होता है वेपर डेंसिटी, एक होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी तुमको पता होगी कि तुम फिजिक्स में पढ़ते हो। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। जो डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है, 1 ग्राम पर ml होती है। यानी तुम यहाँ से क्या जाएगा कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वही तुम्हारा क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस होती है। अब तुमने यहाँ पे नोट करके एक चीज लिख रखी है जो कि क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसमें लिखा क्या, लिखा डेंसिटी विल बी इन ग्राम पर ml, ठीक है। तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो तो यूनिटलेस क्वांटिटी होगी, यहाँ पे डेंसिटी, यहाँ पे डेंसिटी है। तो यहाँ तुम डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस में तुम नीचे डेंसिटी ऑफ वाटर जो है उसको तुम रख रहे हो 1 ग्राम पर ml, ठीक है, ग्राम पर ml रख रहे हो। इसकी भी यूनिट क्या होगी, ग्राम पर ml होगी। सिमिलरली जो तुम्हारा वेपर डेंसिटी होता है वो तुम्हारा होता है डेंसिटी ऑफ अ गैस, ठीक है। गैस की बात करते हैं अपॉन में डेंसिटी ऑफ H2। अब तुमको पता है कि कोई भी गैस हो अगर उसका नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है, अभी बोले कि उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल है, तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल होगा। डेंसिटी क्या होता है तुमको पता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, यानी मास ऑफ गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ गैस। और डेंसिटी ऑफ H2 क्या लिखते हैं कि मास ऑफ H2 एंड वॉल्यूम ऑफ H2, ठीक। तो अगर मैं सपोज कर लूं कि तुम्हारा जो मास है यहाँ पे वो मोलर मासेस है, क्या है, मोलर मास है। मोलर मास क्या आता है, 1 मोल का मास। अगर दोनों का 1 मोल का मास है, तुमको पता है कि कोई भी गैस हो अगर इक्वल नंबर ऑफ मोल्स है तो उनका वॉल्यूम इक्वल होगा, टेम्परेचर प्रेशर में। ये तुम्हारा ये वॉल्यूम ऑफ गैस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ H2 हो जाएगा, यहाँ से वॉल्यूम वॉल्यूम कट जाएगा। और तुम्हारा जो मास ऑफ हाइड्रोजन तुमको पता होता है 2 होता है, ठीक है, मोलर मास का 2 होता है। ये तुम्हारा यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा मोलर मास ऑफ गैस अपॉन 2। ये तुम्हारा क्या हो गया, वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। यानी यहाँ से तुम्हारा क्या आ गया कि तुम्हारा वेपर डेंसिटी इंटू 2 इक्वल्स टू मोलर मास ऑफ गैस, ठीक है। तो इसी को ध्यान रखना, इस पे बहुत रेयर क्वेश्चन तुमको देखने को मिलेगा, बट तुमको स्पेसिफिक ग्रेविटी पे तो देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखो अब आते हैं मेन मोल कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। तो सबसे पहले नोट यहाँ पे लिखा है कि कोई भी क्वेश्चन करने जाओगे तो सबसे पहले रिएक्शन को क्या करोगे, बैलेंस। जब तक रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी तब तक तुम किसी का भी मास फॉर्म्ड या फिर मास रिएक्टेड या मोल्स फॉर्म्ड या मोल्स रिएक्टेड कुछ भी पता नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तुमको क्या करना है, रिएक्शन को बैलेंस करना है किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले, ठीक है। जैसे तुम रिएक्शन को क्या करोगे, वहां पे एटम्स का हो जाएगा कंजर्वेशन, या बोला कि मास कंजर्वेशन हो जाएगा, या फिर बोले कि चार्ज कंजर्वेशन हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी हम किसी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो वहां पे मास, एटॉमिक एंड चार्ज कंजर्वेशन फॉलो होता है। अब देखो लॉ ऑफ मोल्स क्या कहता है, लॉ ऑफ मोल कहता है कि इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन reactants reacts in the ratio of their stoichiometric coefficients and the product is formed in the ratio of their stoichiometric कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये तो मैंने लैंग्वेज में लिख दिया, आपको समझाता हूँ कि एक्चुअल में बोल क्या रहा है। मतलब तुम्हारा ये रिएक्टेंट था, मान लो अल्फा टाइम्स ऑफ ए, बीटा टाइम्स ऑफ बी, गामा टाइम्स ऑफ सी एंड डेल्टा टाइम्स ऑफ डी, ठीक है। जहाँ पे ए बी क्या है, रिएक्टेंट है, इनको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट जो लेफ्ट साइड में होते हैं। और तुम्हारा ये क्या है, सी एंड डी क्या है, प्रोडक्ट, ठीक है, ये क्या है, प्रोडक्ट। और यहाँ पे जो अल्फा बीटा गामा डेल्टा क्या है, इनके स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं, क्या है, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा है, जो तुमने रिएक्शन को कर दिया बैलेंस, तो तुमने रिएक्शन को मान लो बैलेंस कर दिया, तो यहाँ पास ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा तुमको क्या मिल गया, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट मिल गया। अब इससे क्या मतलब पता लगेगा कि इससे ये पता लगेगा कि तुम्हारे जो अल्फा मोल अगर एक रिएक्ट करेंगे विद द बीटा मोल ऑफ बी, तो तुमको गामा मोल्स ऑफ सी मिलेगा और डेल्टा मोल्स ऑफ डी मिलेगा, ठीक है। ये तुम्हारा क्या मिलेगा, देखो अल्फा मोल्स ऑफ ए, मैंने लैंग्वेज को हम लिख दिया है, रिएक्ट विद द बीटा मोल्स ऑफ बी टू प्रोड्यूस द गामा मोल्स ऑफ सी एंड डेल्टा मोल्स ऑफ डी, ठीक है। तुम्हारा क्या है, पहला इंटरप्रिटेशन है इन द फॉर्म ऑफ मोल्स। तो जब भी तुम्हारा कोई क्वेश्चन हो तो तुम्हें से क्या करना है, रिएक्शन लिखना, नीचे यहाँ पे ऐसे अल्फा, इसके नीचे बीटा, बीटा है तो यहाँ गामा है तो गामा, डेल्टा है तो डेल्टा, ठीक है। ये ऐसे लिख लोगे, यानी तुम्हारा हो गया मोल्स के फॉर्म में इंटरप्रिटेशन। अब तुमको पता है तुम मोल को 3 तरह से कन्वर्ट कर सकते हो। तुम मोल्स को कन्वर्ट कर सकते हो मास में, तुम मोल्स को कन्वर्ट कर सकते हो वॉल्यूम में, और तुम मोल्स को कन्वर्ट कर सकते हो नंबर ऑफ कंपोनेंट में, बोले कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स में। तो अगर मैं सबसे पहले कन्वर्ट करता हूँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स में, तो तुमको पता है एक मोल में Na पार्टिकल होते हैं। तो तुम्हारा अल्फा मोल होगा तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू Na, यहाँ क्या हो जाएगा, बीटा इंटू Na, यहाँ क्या हो जाएगा, गामा इंटू Na, यहाँ क्या होगा, डेल्टा इंटू Na। यानी इससे तुम यहाँ से तुम क्या बोल सकते हो कि जो तुम्हारा अल्फा इंटू Na पार्टिकल रिएक्ट करेंगे ए के विद द बीटा इंटू Na पार्टिकल ऑफ बी, तो तुमको गामा इंटू Na पार्टिकल मिलेंगे सी के, और डेल्टा इंटू Na पार्टिकल मिलेंगे डी के, ठीक है। तो वो चीज मैंने यहाँ पे दूसरी लाइन लिख दी है। अब तीसरा इसको क्या कर सकते हैं, तुमको पता है मोल को कन्वर्ट कर सकते हैं मास में। तो मोल को मास में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, मोलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो मान लो मैं मोलर मास ऑफ ए मान लेता हूँ, यहाँ पे मैं सबस्क्रिप्ट लिख लेता हूँ ए, ठीक है। यहाँ जो नीचे लिखते हैं उसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, यहाँ जो ऊपर होता है उसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। तो तुम्हारे क्या, अल्फा टाइम्स ऑफ एम क्या हो जाएगा, मास ऑफ ए हो जाएगा। यहाँ तुम्हारा क्या हो जाएगा, बीटा टाइम्स ऑफ एम बी, ठीक है, मोलर मास ऑफ बी, गामा टाइम्स ऑफ मोलर मास ऑफ सी एंड डेल्टा टाइम्स ऑफ मोलर मास ऑफ डी। यानी यहाँ तुम क्या बोल सकते हो, मास है ये तो मोलर मास है ग्राम में होगा,
यानी अल्फा इंटू एम ए ग्राम जब रिएक्ट करेंगे विद द बीटा इंटू एम बी ग्राम ऑफ बी, देन तुम्हारा बनेगा गामा टाइम्स ऑफ एम सी ग्राम एंड बनेगा डेल्टा टाइम्स ऑफ एम डी ग्राम ऑफ डी। ठीक है, ये तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारा मास में कन्वर्जन हो गया। अब इसको अगर वॉल्यूम में कन्वर्जन करना पड़ा, मान लो तुम्हारा ये गैसेस हुई सारी, तो इसको वॉल्यूम में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तुमको पता है 1 मोल तुम्हारा होता है तो उसमें होता है 22.4, ओल्ड कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। ठीक है, तो तुम्हारा अगर 1 मोल का 22.4 होता है तो अल्फा मोल का कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू 22.4, यहाँ कितना हो जाएगा 22.4 इंटू बीटा, यहाँ कितना हो जाएगा 22.4 इंटू गामा, यहाँ कितना हो जाएगा 22.4 इंटू डेल्टा। नहीं तो आपके क्या बोल सकते हो कि तुम्हारा अल्फा टाइम्स ऑफ 22.4 लीटर of A react with the beta into 22.4 liter, then it will produce 22.4 into gamma liter of C एंड 22.4 इंटू डेल्टा लीटर ऑफ डी। ठीक है, इससे तुम क्या कर सकते हो, 4 चीजों में कन्वर्ट कर सकते हो। देखो अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा कि मैंने कैसे कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो तुम मेरा पार्ट 1 इसका देख लेना, तो तुमको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो तुम्हारा इतना मैंने लिखा ना, इसी से सारे मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, चाहे वो जेई मेंस का क्वेश्चन हो, चाहे वो जेई एडवांस का क्वेश्चन हो। तो मैं इसी मेथड से तुमको सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, मतलब ऐसे समझ लो, जैसे तुम्हारा कोई क्वेश्चन है, अगर तुमको देगा कि इतना मोल आपको रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है, तो बताओ कितना मोल प्रोडक्ट बनेगा, तो तुम ये लाइन से सॉल्व करोगे। अगर तुमको बोलेगा कि इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करना है उससे, तो तुम क्या करोगे, या तो तुम इससे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, या तुम इसको पहले मोल में कन्वर्ट करोगे तब इसे सॉल्व करोगे। ठीक है, इससे सिमिलरली तुम्हारा अगर मास दिया है तो तुम या तो डायरेक्ट इसे सॉल्व कर सकते हो, या तो तुम पहले क्या करोगे, इसको मोल में कन्वर्ट करोगे तब फिर सॉल्व करोगे। और तुम्हारा वॉल्यूम में तब तुम क्या कर सकते हो, मोल में क्या कर सकते हो, उसको कन्वर्ट कर सकते हो, तब क्या करोगे, तुम इससे सॉल्व करोगे। ठीक है, तुमको डायरेक्टली इससे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन को करने के 2 मेथड होते हैं, तुम डायरेक्टली उस पर जा सकते हो या फिर तुम कर सकते हो इससे। तो अगर तुम इससे डायरेक्टली ना करके अगर पहले तो मोल पे जाओगे, तो हो सकता है कभी कभी कैलकुलेशन क्या जाती है, बड़ी हो जाती है। ठीक है, लेंदी जाता है, तो हम डायरेक्टली प्रेफर करते हैं, ताकि क्या हो कि तुम्हारी कैलकुलेशन तुमको एग्जाम में कम करनी पड़े। ठीक है, बाकी बेस्ट मेथड है अगर तुमको गलती नहीं करनी है क्वेश्चन में, अगर तुम्हारा मतलब कॉन्सेप्ट इतने अच्छे नहीं है, तुम गलती कर देते हो, ठीक है, ये तुमको दिक्कत आती है, तुम क्या कर सकते हो, उसको पहले मोल में कन्वर्ट कर सकते हो, देन तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो इजीली। ठीक है, बेस्ट मेथड क्या है कि पहले मोल में कन्वर्ट कर लो, चाहे मास दिया हो, चाहे तुम्हारा वॉल्यूम दिया हो, चाहे तुम्हारे नंबर ऑफ पार्टिकल दिए, बट जो डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो वो डायरेक्टली प्रेफर करें, जिससे क्या होगा, कैलकुलेशन छोटी होगी। तुमको एक दो एग्जांपल में दे देता हूँ। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं यूनिटरी मेथड से। मतलब तुम्हारा ये रिएक्शन दी होती, बोला तुम्हारा एक्स मोल है, वो बी का रिएक्ट कर रहा है, बताओ यहाँ पे सी कितना फॉर्म होगा। पहले तुम क्या करोगे, रिएक्शन को बैलेंस करोगे, तो उसके स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखोगे। ठीक है, अब जैसे लिख दोगे यहाँ से, तुमको क्या पता चला कि इसका अगर बीटा रिएक्ट करेगा तो इसका गामा फॉर्म होगा। तुम ऐसे क्या लिखोगे, यूनिटरी मेथड से लिखोगे। यूनिटरी मेथड मतलब क्या, ये तुम अपने लोअर क्लास में करते हो कि तुम्हारा 5 पेन अगर इतने के हैं तो 1 पेन कितने का होगा, तो तुम्हारे 7 पेन कितने होंगे। यानी तुम्हारा बीटा से अगर तुम्हारा प्रोड्यूस हो रहा है गामा मोल्स ऑफ सी, यानी तुम्हारा 1 तुम्हारा मोल होगा अगर बी का, तो तुम्हारा कितना प्रोडक्ट होगा, गामा बाई बीटा। अगर तुम्हारा एक्स मोल होगा तो तुम्हारा कितना होगा, गामा बाई बीटा इंटू एक्स, को बोलते हैं यूनिटरी मेथड। इसी से तुम्हारे सारे मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, चाहे वो क्वेश्चन जेई मेंस का हो, चाहे वो क्वेश्चन जेई एडवांस का हो। मोल कॉन्सेप्ट में कोई भी फॉर्मूला काम नहीं आता, फॉर्मूला करने जाओगे तो कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। हमेशा यूनिटरी मेथड का जो करते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं लिमिटिंग रीजन। तो मैंने क्या लिख रखा है, जो पहले कंज्यूम हो गया वही क्या है, लिमिटिंग रीजन। लिमिटिंग रीजन मतलब क्या कर रहा है, वो रिएक्शन को लिमिट कर रहा है, वो रिएक्शन को होने नहीं दे रहा। तो रिएक्शन को होने क्यों नहीं दे रहा होगा, वो क्या हो जाएगा, पहले कंज्यूम हो जाएगा। अब तो जब एक चीज कोई अगर कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो गई, तो तुम्हारी रिएक्शन होने के चांसेस खत्म हो गए। ठीक है, यानी द रिएक्टेंट विच गेट कंज्यूम्ड फर्स्ट लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, हेंस लिमिटिंग रीजेंट। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, लिमिटिंग रिएजेंट। अब देखो एक चीज जो बहुत ज्यादा पूछी जाती है वो है तुम्हारी कंबशन रिएक्शन। ठीक है, तो कंबशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, कंबशन का मतलब होता है रिएक्शन विद द O2। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, कई जगह पे वर्ड यूज करता है कि कंबशन रिएक्शन। ठीक है, तो कंबशन रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन विद द O2। और तुमको पता है कोई भी हाइड्रोकार्बन है, जब उसकी O2 के साथ रिएक्शन होती है तो हमेशा वो क्या होता है, वाटर प्लस CO2। ठीक है, तुम क्लास 10 में पढ़ते हो रिएक्शन। ये तो ये क्या होगा, एक बहुत ज्यादा पूछी जाने वाली रिएक्शन है। तो अब तुमको क्या करना है, यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस करना है। जितने नंबर ऑफ एटम्स इधर हो उतने ही नंबर ऑफ एटम्स इधर हो। तो यहाँ पे कार्बन कितने हैं, एक्स कार्बन एटम है, तो यहाँ पे कितने होने चाहिए, एक्स होना चाहिए। तो CO2 है, यानी क्या करो, यहाँ पे एक्स मल्टीप्लाई करोगे, देखो एक्स कार्बन इधर हो गए, एक्स कार्बन इधर हो गए। देखो क्या करो, हाइड्रोजन के बैलेंस करो, तो यहाँ पे वाई हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है, H2 हाइड्रोजन है। तो क्या करना पड़ेगा, तुमसे वाई से मल्टीप्लाई करोगे, तुम्हारे हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, वाई इंटू टू। ठीक है, 2y हो जाएंगे, यानी तो तुमको तुमको कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वाई बाई टू से। तो एक मॉलिक्यूल में 2 है तो वाई बाई टू अगर होगा तो तुम्हारी
तुम्हारा कितना होगा y/2 × 2, तब तुम्हारा क्या आ जाएगा y की इक्वल आ जाएगा। तुमको क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड क्या करना है, इक्वल करना है। तो आप करो ऑक्सीजन को बैलेंस, तो यहाँ पे कितना है y/2 ऑक्सीजन है, ठीक है। यहाँ पे कितना है 2 यहाँ पे लगा हुआ है, यानी 2x ऑक्सीजन। ये तुम्हारे क्या है ऑक्सीजन ऑन द राइट हैंड साइड, इधर तो कुछ नहीं है, यानी तुमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा y/2 + 2x से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, ठीक है। अगर यहाँ पे सिर्फ o होता, बट यहाँ पे भी 2 है, तो इस 2 को काटना पड़ेगा, इसलिए क्या करेंगे हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे, ताकि जब ये तुम्हारा मल्टीप्लाई होगा तो तुम्हारा ऑक्सीजन एटम कितने आ जाएंगे y/2 + 2x। ये बात तुमको मैं थोड़ा और दिखा देता हूँ, ताकि तुमको अगर कंफ्यूजन हो रही हो कि यहाँ पे ऐसा 2 से डिवाइड क्यों किया, तो अगर ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे देखो y/2 + 2x, ये कितना होगा, इतना O2 होगा। मगर यहाँ पे तुमने क्या देखा, तुमने O काउंट किए, तो तुमने O यहाँ पे कितने काउंट किए, देखो यहाँ पे 2x O है, यहाँ पे तुम्हारा कितना है y/2 O है, ठीक है। पर यहाँ पे तुम्हारा देखो y/2 + 2x हमने कर लिया, मल्टीप्लाई कर दिया, बट ये यहाँ भी क्या है O2 लिखा हुआ है, ये भी तो 2 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तुम्हारा कितना देगा y/2 + 2x × 2, इतना ऑक्सीजन आ जाएगा ना, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम है। यहाँ पे तुमने क्या लिए, इतने तुम्हारे मॉलिक्यूल होंगे तुम्हारे, ठीक है, यानी × 2 करोगे तो तुम्हारे इतने ऑक्सीजन एटम होंगे, मगर हमको कितने चाहिए, इधर जितने उतने ही चाहिए, यानी इनको क्या करना, बट 2 से डिवाइड कर दो, ताकि तुम्हारे 2 2 कट जाए। एक तरह से मान लो जो तुम्हारा यहाँ लिखा होता है उससे हमने इसको डिवाइड कर दिया, यहाँ पे तुम्हारा H2 था, इसलिए हमने y को 2 से डिवाइड किया था, ताकि तुम्हारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम क्या हो जाएगा, बोथ साइड इक्वल हो जाएंगे। तो ये क्या होगा, ये बैलेंसिंग रिएक्शन की। तो तुम्हारा अगर नंबर्स के फॉर्म होगा तो तुम ऐसे रिएक्शन को क्या करोगे, बैलेंस करोगे। अब देखो तुमको मैं बताता हूँ लिमिटिंग रिएजेंट वाले क्वेश्चन के लिए ट्रिक, ठीक है, ताकि तुम जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। मान लो तुम्हारी रिएक्शन ये बन रही है, ठीक है, A टाइम्स ऑफ A, B टाइम्स ऑफ B डिवाइड करके C टाइम्स ऑफ C, D टाइम्स ऑफ D बना रहा है। यहाँ पे स्मॉल ABCD क्या है, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, और कैपिटल ABCD क्या है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है, ठीक है। तुम्हारे क्वेश्चन में बोले कि तुम्हारा जो है ये x मोल ये रिएक्ट कर रहा है विद द y मोल ऑफ B, ठीक है। तुम्हारा क्या है, नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड, ठीक है, x एंड y। तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे x लिखोगे, यहाँ जो इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा उसको डिवाइड लिखोगे, यानी x/a, यहाँ करोगे y, और y डिवाइड बाय इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट y/b। अब देखो ये अगर दोनों इक्वल है तो उससे क्या होगा, तुम्हारा इसका मतलब कोई भी लिमिटिंग रीजन नहीं होगा, रिएक्शन क्या होगी, कंप्लीट होगी। बट अगर तुम्हारा x/a स्मॉलर आया y/b से, तो स्मॉलर साइन किसके साइड है, इसके साइड है, नहीं, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, पहले यूज हो जाएगा, यानी लिमिटिंग रीजन क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, जो स्मॉलर होगा वही क्या होगा, लिमिटिंग रीजन। समझ लीजिए तुम्हारा यहाँ पे देखो, तुम्हारा अगर x/a ग्रेटर देन y/b आ जाएगा, तो यहाँ पे y/b स्मॉलर है, तो यहाँ पे b क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रीजन। तो जो छोटा आ जाए वो क्या होगा, लिमिटिंग रीजन। तो इस अगर तुमको ये ट्रिक पता है तो तुमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, तुम 2 सेकंड में बता सकते हो कि कौन सा लिमिटिंग रीजन है। तो हमने ये चीज लिखी ना, ये एक तरह से तुम्हारा ब्रह्मास्त्र है। क्या है कि तुम्हारा जो x/y होगा, कोई भी तुम्हारी रिएक्शन है, तुम्हारी रिएक्शन है जहाँ पे तुम्हारा x क्या है, स्मॉल x क्या है, मोल ऑफ A रिएक्टेड, स्मॉल y क्या है, मोल्स ऑफ B रिएक्टेड, यहाँ पे z मैंने क्या लिखा है, मोल्स ऑफ C फॉर्म्ड, एंड w क्या है, मोल्स ऑफ D फॉर्म्ड, ठीक है। यहाँ पे मान लो यहाँ पे तुम्हारा ये फॉर्म होता है z, ये तुम्हारा फॉर्म होता है W। तो यहाँ पे तुम x/a, y/b, z/c एंड w/d, ये सारे क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, यानी x/a = y/b = z/c = w/d, ठीक है। तो ये क्या होंगे, यहाँ पे तुम्हारी ABCD क्या है, ये तुम्हारे क्या है, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है। यहाँ पे तुम्हारा एक्स वाई जेड डब्ल्यू क्या है, मोल्स है, ठीक है। दोनों में यहाँ पे क्या लिखा है डबल स्टार करके कि आइदर बोथ शुड बी मोल्स, या तो मास या तो क्या होना चाहिए, मोलर वॉल्यूम और द नंबर ऑफ एंटिटी। इसका मतलब क्या है कि देखो, अगर तुम यहाँ पे मोल रख रहे हो, तुम्हारे ये ए बी सी डी क्या है, मोल है, तो तुम्हारी ये एक्स वाई जेड डब्ल्यू क्या होना चाहिए, मोल होना चाहिए। यानी अगर एबीसीडी क्या है, मास है, तो तुम्हारी एक्स वाई जेड डब्ल्यू क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए। अगर तुम्हारा ये क्या है, वॉल्यूम है, तो तुम्हारी ये भी क्या होनी चाहिए, वॉल्यूम होनी चाहिए। अगर तुम्हारे नंबर ऑफ एंटिटीज है तो ये भी नंबर ऑफ एंटिटीज होनी चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, तो इसका देखो मतलब क्या है, तुम रिएक्शन को बैलेंस फॉर्म में लिखते हो, ठीक है। तो तुम रिएक्शन को कैसे भी लिख सकते हो, तुमको 4 फॉर्म में लिखना सिखाया मैंने। ऐसे तुम पार्टिकल में लिख सकते हो, ऐसे तुम मास में लिख सकते हो, ऐसे तुम वॉल्यूम में लिख सकते हो। जो तुमको मैं सब बता रहा हूँ ताकि तुम क्वेश्चन को स्पीड में सॉल्व कर पाओ, ठीक है। तुम्हारा तुमको नीचे सब मास दिया है, तुम्हारा यहाँ पे ए बी सी डी, ठीक है। ये तो यहाँ पे तुम्हारा मोल्स, अगर इसको मैं मास में कन्वर्ट कर दूँ, इसका देखो मतलब क्या है, तुम्हारा अगर ये मोल्स ना रखे मास, इसको मैं कन्वर्ट करूँ मास में, तो क्या होगा, ए इंटू एम। यहाँ एक्स है, तुम्हारा एक्स भी क्या है, कैपिटल ए है, मतलब ए रिएक्टेंट तो वही है, उसका मोलर मास तो चेंज नहीं होगा, ऊपर भी एम ही आएगा, एक्स इंटू एम। तो ये क्या है, कट जाएगा, नहीं, रेशियो तो हमेशा वही रहने वाला है। बट तुम्हारा अगर मास लोगे तो तुमको नीचे भी क्या लेना पड़ेगा, मास लेना पड़ेगा, वॉल्यूम लोगे तो वॉल्यूम लेना पड़ेगा, नंबर ऑफ एंटिटी लोगे तो नंबर ऑफ एंटिटी लेना पड़ेगा, ठीक है। बाकी अभी तुमको मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं डिफरेंट डिफरेंट मेथड से करके दिखाऊंगा, ताकि क्या होगा, तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे कि आखिर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखो कोई भी लिमिटिंग रीजन वाला क्वेश्चन हो, सबसे पहले तुमको करना है लिमिटिंग रीजन की कंडीशन चेक करनी है। कौन सी कंडीशन, एक्स बाई ए
वाई बाई बी। तुम्हारी क्या है इधर रिएक्टेंट है, तो जो छोटा होगा वो क्या होगा, लिमिटिंग एजेंट होगा। इक्वल आ गया तो कोई भी लिमिटिंग एजेंट नहीं होगा। सिंपल सी बात, तुमने अभी तक जितना पढ़ा है समराइज कर दिया। अब उसके बाद तुमको क्या करना है कि जो लिमिटिंग एजेंट है वही तुम्हारा करता धरता है, वही क्या है, वही सब कुछ है। मतलब ये अगर तुमसे बोले कि बताओ कितना तुम्हारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तो उसका यूज नहीं करना है जो कम्प्लीटली रिएक्ट नहीं करा है। तो तुम उस रिएक्टेंट का यूज करके पता करोगे कि कितना प्रोडक्ट फॉर्म होगा। जो रिएक्टेंट तुम्हारा क्या है, लिमिटिंग एजेंट है, क्योंकि वो जितना रिएक्ट कर पाया उतना ही रिएक्टर बचेगा ना। उसके अलावा तुम्हारा जो दूसरा जो रिएक्टेंट है वो तो बच जाएगा, तो उससे तुम पता नहीं कर सकते हो कि तुम्हारा प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा। तो हमेशा हम लिमिटिंग रिएजेंट से पता करेंगे कि तुम्हारा कितना मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होगा, या फिर कितना मोल्स ऑफ दूसरा प्रोडक्ट रिएक्ट करेगा। ठीक है, हमेशा क्या करना है, लिमिटिंग रिएजेंट को यूज करना है। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट इज एवरीथिंग। दो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इफ देयर आर द टू रिएक्टेंट्स इन अ क्वेश्चन, और मान लो उनकी कुछ क्वांटिटी दी, मतलब या तो मोल दिया या तो उनका मास दिया है, ठीक है, दोनों का दिया हुआ है, तो बहुत ज्यादा केयरफुल रहना कि कहीं वो क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट का नहीं है। मतलब तुम्हारा मान लो कुछ ए और बी रिएक्ट करके वो सी बना रहा होगा, ठीक है, और तुमको ए का भी मोल या तो दोनों का मोल दिया होगा या तो दोनों का मास दिया होगा। वो बोलेगा जो सी है बताओ उसका मास या मोल क्या है। देखो अगर हमको एक का भी मोल या मास पता होता तो हम सी का निकाल सकते थे कितना वो बनेगा। तो उसने दोनों का फिर क्यों दे रखा है, ठीक है। तो कभी कभी बताता नहीं है कि वहां पे लिमिटिंग एजेंट कुछ है, ना ही तुमको हल्का से भी हिंट देगा कि वहाँ कुछ भी लिमिटिंग एजेंट है। तो वहां पे ध्यान रखना कि दोनों का मास या दोनों का मोल दिया है तो मोस्ट प्रोबेबली वो क्वेश्चन लिमिटिंग एजेंट का ही होता है। ठीक है, तो अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो तुमको और समझ में आ जाएगा। फिर अगला लिखा है कि जनरली क्वेश्चन बेस्ड ऑन द मास एंड मोल। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या होते हैं, तुम्हारे मास पे बेस्ड होते हैं तो मोल पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर वॉल्यूम पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। तो मतलब ये कि जब भी तुम क्वेश्चन करने जाओगे तो सबसे पहले तुमको ये वाली लाइन लिखनी है बैलेंस करने के बाद, और दूसरी लाइन तुमको मास वाली लिखनी पड़ेगी अगर तुम्हारा क्वेश्चन में मास दिया है। ठीक है, ये वाली लाइन। अब देखो सबसे पहले तो अब देखो पहले मैं एग्जांपल करा देता हूँ। ठीक है, वो जितने मेथड से क्वेश्चन ये सॉल्व हो सकता है मैं तुमको सारे मेथड बताऊंगा। उसके बाद आएंगे पीवाईक्यूज पे। ठीक है, तो पहले देखो ये है, यहाँ पे बोल रखा है इसमें से कौन है जो लिमिटिंग रिएजेंट। तो देखो लिमिटिंग रिएजेंट पता करने के तीन तरीके हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर तुम्हारे यहाँ पे मोल दिए होते तो बोलते हैं दो तरीके हैं, यहाँ पे तीन तरीके हैं। मतलब एक तो हम डायरेक्ट मास से पता कर सकते हैं कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है फॉर्मूला लगा के। एक तो मास को मोल्स में कन्वर्ट करके तब पता कर सकते हैं कि तुम्हारा कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। तीसरा हम बेसिक से सॉल्व करके पता कर सकते हैं, मतलब लॉजिक लगा के कि इसमें से कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। तो सबसे पहले क्या करना होता है, हमेशा क्वेश्चन में रिएक्शन को बैलेंस करना होता है। तो रिएक्शन को बैलेंस करोगे, देखो यहाँ पे दो नाइट्रोजन है, यहाँ पे एक नाइट्रोजन है, तो यहाँ दो कर दो, यहाँ दो नाइट्रोजन हो गया, बट यहाँ पे अब छह हाइड्रोजन हो गया। अब यहाँ पे कितने हैं, दो ही है, यहाँ कर दो तीन से मल्टीप्लाई तो तीन दूनी छह, छह हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया, रिएक्शन हो गई बैलेंस। रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद देखो यहाँ पे मास के टर्म में दिया, तो हमेशा जब मास के टर्म में दिया तो पहले रिएक्शन को लिख लो 3 of H2। ठीक है, और तुम्हारा लिखा हुआ है 2 of NH3। ठीक है, तो अभी मैं सारी कंडीशन लिखे दे रहा हूँ, बाकी तुम जब क्वेश्चन करोगे तो उसके अकॉर्डिंग करोगे कि तुमको कैसे सॉल्व करना है। तो मान लो मैं मान लेता हूँ पहले मोल्स के टर्म में लिख देता हूँ, यानी इसका एक मोल ऐड करके के 3 मोल के साथ बनाएगा इसका 2 मोल। ठीक है, अगर इसको मैं मास के टर्म में लिखूं तो तुम्हारा अगर इसका 1 मोल है तो यहाँ पे तुम्हारा N2 का मोलर मास कितना होगा 28, तो यहाँ कितना हो जाएगा 28 ग्राम। यहाँ पे तुम्हारा हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होगा H2 का 2 ग्राम, यानी इसका हो जाएगा 6 ग्राम, और इसका होगा 14 + 3 17, और यहाँ पे 2 मोल है, 2 × 17 कितना हो जाएगा 34 ग्राम। ठीक है, तो पहले दो टर्म में हमने लिख लिया, एक मोल के टर्म में एक मास के टर्म में। ठीक है, तो पहले तुमको ये करना है, पहले तुमको क्या करना है, जो भी रिएक्शन दी है उसको मास और मोल के टर्म में लिखना जो भी तुमको रिक्वायरमेंट है। अब देखो क्वेश्चन में कैसे दिया, क्वेश्चन में मास के टर्म में लिखा है तो क्वेश्चन में पहले मास के टर्म वाला लिख लो। तुमको दिया है 28 ग्राम और यहाँ तुम्हारा दिया है 12 ग्राम। ठीक है, और दूसरा इसको मोल में कन्वर्ट कर लो, तो तुम्हारा 28 ग्राम है, इसका मोलर मास 28 ही है, तो तुम्हारा आ जाएगा 1 मोल, और तुम्हारा यहाँ पे 12 ग्राम है, इसका मोलर मास क्या है 2 ग्राम, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 मोल। ठीक है, मोल क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, तो 12 ÷ 2 कितना आ गया 6 मोल। ये मोल के टर्म में हो गया, ये तुम्हारा मास के टर्म में हो गया। ये क्या हमारे पास है जो क्वेश्चन में गिवन है, ये क्या है हमारे पास स्टैंडर्ड है, समझ लो इसी का यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखो पहले हम पता करते हैं इसमें से कौन सा लिमिटिंग रीजेंट है। तो पहला मेथड लिमिटिंग रीजेंट पता करने का कि हम मोल को यूज करेंगे। मोल को यूज करेंगे तो ये तुम्हारे गिवन वाले हैं, ये तुम्हारे स्टैंडर्ड वाले हैं। ठीक है, नहीं ये स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है, तो नहीं यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स ये है, ए ये है, यानी x/a यानी 1/1। यहाँ पे क्या है y/b यानी 6/3। ठीक है, जो गिवन अपॉन स्टैंडर्ड, ये आप देखो तुम्हारा कितना आया 2 आया। ठीक है, यहाँ कितना 1 है, तो छोटा कौन है ये, यानी लिमिटिंग एजेंट कौन है जो छोटा होता है, यानी तो ये किसकी क्वांटिटी थी N2 की, यानी यहाँ पे N2 क्या है लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, तो दूसरा देखिएगा क्या था कि यहाँ पे मोल के टर्म में रख करके हम मास के टर्म में पता करते, तो ये तुम्हारा स्टैंडर्ड वाला लिखते हैं हम। उसके बाद ये लिखते हैं, तो मास के टर्म में लिखेंगे तो दोनों ऊपर नीचे मास होने चाहिए, मोल के टर्म लिखेंगे तो दोनों दोनों ऊपर नीचे क्या होने चाहिए मोल होने चाहिए, वॉल्यूम में वॉल्यूम होनी चाहिए, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होनी चाहिए। वही तुमको मैंने ऊपर बताया था यहाँ पे। ठीक है, तो यही मैंने तुमको यहाँ पे बताया था, ये जो लिखा हुआ था आइदर बोथ शुड बी द मोल या मास या फिर वॉल्यूम या फिर नंबर ऑफ एंटिटीज। तो मास का टर्म मिले दोनों 28/28। ठीक है, ये गिवन वाला, ये तुम्हारा स्टैंडर्ड वाला, यहाँ पे 12/6। ठीक है, दोनों रेशियो कितना है 1,
वो कितना है 2, तब भी क्या आ रहा है 1:2। यहाँ पे छोटा कौन है 1, तो जो छोटा है वही तो क्या है, यही क्या है तुम्हारा N2 क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया दूसरा तरीका। तो तुम्हारे हो गया ये, तो तुम्हारे हो गया फॉर्मूला से। ठीक है, तो फॉर्मूले से तुम दो तरीके से निकाल सकते हो कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। अब आते हैं बेसिक्स पे। तो तुम बेसिक में क्या करोगे, सबसे पहले ये लिखोगे मोल वाली चीज, फिर लिखोगे इस पे मास वाली चीज पे होगे। यहाँ से तुमको पता चला कि अगर 28 ग्राम N2 रिएक्ट कर रहा है तो उसको 6 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए, तो बनाएगा 34 ग्राम ऑफ अमोनिया NH3। बट तुम यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ तो 28 ग्राम है बट यहाँ पे 12 ग्राम है, यानी इसका ये तो 28 है, वो केवल 6 ग्राम के साथ रिएक्ट करेगा। अगर ये 6 ग्राम के साथ रिएक्ट करेगा मतलब 6 ग्राम तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा बच जाएगा, समझे? क्योंकि इसको तो कंप्लीट रिएक्शन के लिए तो 6 ग्राम चाहिए, यहाँ तो कितना है 12 है। ठीक है ना, तो यहाँ तो 12 है, इसका मतलब तुम्हारा यहाँ पे 6 ग्राम रिएक्ट कर जाएगा और बाकी क्या रहेगा, एक्स्ट्रा बच जाएगा। ठीक है, तो नहीं यहाँ से क्या पता चला, ये एक्स्ट्रा बच गया, यानी लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया, ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, यानी N2 क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये तुम्हारे तीन तरीके हैं, दो फॉर्मूला लगा के, एक तुम्हारा ये हो गया कि बेसिक्स है। तो अब हमको पता चल चुका है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। ठीक है, तो अब अगर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बताना है तो हमको उस रिएक्टेंट का यूज करना पड़ेगा जो क्या है, एक लिमिटिंग एजेंट है। तो यहाँ पे N2 लिमिटिंग एजेंट है, यानी N2 पहले खत्म हो जाएगा, यानी ये एक्सेस में बच जाएगा। तो हमको इसका यूज करना है ये पता करने के लिए कि अमोनिया कितना फॉर्म होगा। ठीक है, तो पहले जो सबसे बेस्ट मेथड होता है वो जनरल मेथड होता है, तो वही तुमको पता है। यहाँ पे तुमको स्टैंडर्ड वाला पहले लिख लेना कि 20, तो यहाँ तुमको क्या पता चला कि 28 ग्राम ऑफ N2 रिएक्ट विद 6 ग्राम ऑफ H2 टू फॉर्म द 34 ग्राम ऑफ NH3। ठीक है, यानी अगर ये 20 ग्राम रिएक्ट करेगा तो तुम्हारा कितना बनेगा, ये 34 ग्राम बनेगा। ठीक है, ये तुम पहली लाइन यही लिखोगे कि तुम्हारा 28 ग्राम N2, ठीक है, ये फॉर्म क्या करता है 34 ग्राम NH3। ठीक, तो अब तुमको वही सिंपल सा मेथड लगाना है छोटे क्लास वाला कि एक अगर इसका ग्राम होगा तो कितना होगा 34/28। तुमको बताना कितने ग्राम का है, तो यहाँ तो क्वेश्चन में दे रखा था 28 ग्राम रिएक्ट कराना है, तो तुमको क्या पता लगे कि अमोनिया कितना बनेगा 34 ग्राम। ठीक है, ये तुम्हारा क्या होगा बेसिक अप्रोच। मान लो यहाँ 28 ग्राम ना देखिए, यहाँ पे दिया होता है 10 ग्राम, लेट सपोज यहाँ पे 10 ग्राम दिया होता, तो तुम क्या करते हैं कि 28 ग्राम से तुम्हारा 34 ग्राम बनेगा, तो मतलब 1 ग्राम से कितना बनेगा 34/28, तो तुम्हारा 10 ग्राम से कितना बनेगा 34/28 इंटू 10 ग्राम। ठीक है, तो ये क्या होगा अमोनिया प्रोड्यूस्ड हो गया। ठीक है, तो ये तो तुम्हारा होगा क्या जनरल मेथड, मतलब क्या तुम्हारा एलिमेंट्री मेथड। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला बेस्ड अगर तुमको करना, तो तुमको मैंने फॉर्मूला क्या दिया था कि x/a y/b, तो देखो मैंने यहाँ पे थर्ड वाले को z बना, तो मान लो यहाँ पे मान लेता हूँ कि तुम्हारा यहाँ पे z मास कुछ प्रोड्यूस होगा, तो क्या होगा x/a इक्वल टू z/c। ठीक है, तो यहाँ पे x क्या है तुम्हारा 28 है, तो तुमको N2 का यूज करके निकालना, तो 28 है, a भी क्या है वो भी 28 है, और तुम्हारा यहाँ पे z क्या है तुमको निकालना है, और यहाँ पे c क्या है तुम्हारा 34 है, तो देखो ये कट गया, यहाँ से z कितना आ गया 34 आ गया, तो तुम्हारा क्या हो गया ये फॉर्मूला से आ गया। ठीक है, तो ये तो तुम्हारा गया एलिमेंट्री मेथड, ये हो गया फॉर्मूला मेथड, मतलब ये तो हो गया तुम्हारा डायरेक्ट मास वाला। अब मान लो मुझे मोल से निकालना होता, ठीक है, हमको मास से नहीं, हम पहले मोल में कन्वर्ट करेंगे तब मास पे जाएंगे, तो पहले क्या करते हैं हमने मोल में कन्वर्ट किया, मोल में आ गया, तो यहाँ हमको क्या पता चला कि अगर ये 1 मोल रिएक्ट करेगा तो इसको 3 मोल चाहिए होंगे, बट यहाँ पे अगर 1 मोल इसके पास तो ठीक है, बट यहाँ पे 6 मोल है, इसका मतलब क्या 3 मोल तुम्हारे H2 क्या है एक्स्ट्रा है, तो यहाँ तुमको क्या चला कि इसका 1 मोल N2 तुम्हारा 2 मोल बना रहा है अमोनिया, तुमको बताना क्या था 1 मोल का था, यानी 2 मोल अमोनिया बनेगा, तो पहले तो मोल में पता कर लो और फिर तुमको बताना अगर आंसर मास में देना है उसको मास में कन्वर्ट कर दो। तो तुमको पता है अमोनिया का मास कितना होता है 17, 2 इंटू 17, यानी तब भी क्या आ गया 34। तो यहाँ तो तुम जो मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू ली बहुत सिंपल ली, इसलिए तुमको ज्यादा इफेक्ट अभी पता नहीं चल रहा होगा, अभी क्वेश्चन करेंगे ना तो तुमको और अच्छे से इसका इफेक्ट दिखेगा। तो बस दिक्कत ये ना, अगर तुमको मास में दिया है उसको तुम मोल में कन्वर्ट करोगे, फिर अगर तुमको आंसर मास में ही पूछा तो तुम फिर मास में कन्वर्ट करोगे, तो वो एक लंबा प्रोसेस होता है। तो बेटर ये होता है कि हम डायरेक्ट मास वाली अप्रोच लगाएं, अगर मास दिया हो, मोल दिया हो तो मोल वाली अप्रोच लगाएं, वॉल्यूम दिया हो तो वॉल्यूम वाली अप्रोच लगाएं, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिए हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाली अप्रोच लगाएं। बट क्वेश्चन में तुमको जनरली मास और मोलर मास पे मिलता है। ठीक है, तो देखो तुम्हारा ये क्वेश्चन है जेई मेंस 2025 का। ठीक है, उसने बोला था कि 81 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम रिएक्ट विद 128 ग्राम ऑफ O2, कैलकुलेट करो कितना Al2O3 बनेगा। देखो इसने कहीं भी बता नहीं रखा कि कौन सा लिमिटिंग रेजेंट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तुमको क्या लिखनी है, रिएक्शन लिखनी है, फिर उसका उसको क्या करना है बैलेंस करना है। तो पहले रिएक्शन लिख लो, एल्युमिनियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ठीक है, क्वेश्चन गिवन है तुमको क्या बनाएगा वो Al2 3 बनाएगा। ठीक है, अब रिएक्शन को बैलेंस कर लो, तो 2 यहाँ एल्युमिनियम है तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे कितना हो गया 3/2 हो गया। ठीक है, तब 3/2 इंटू 2 तभी तो 3 आएगा। तो पहले तुमने बैलेंस किया, तुम पहले मोल का टर्म में लिखो, तुमको पता है कि इसका 2 मोल रिएक्ट करेगा तो इसका 3/2 मोल चाहिए होगा, और यहाँ पे फॉर्मेशन होगा 1 मोल का। बट वो क्वेश्चन में पूछा है मास के टर्म में, तो इसको अब मास के टर्म में कन्वर्ट करो, तो 2 इंटू इसका मोलर मास 27, ठीक है, यहाँ पे 3/2 इंटू इसका मोलर मास 32,
यानी तुम्हारा कितना आ गया, या तुम्हारा 54 ग्राम रिएक्ट करेगा विद 48 ग्राम, और फॉर्मेशन यहाँ कितने का होगा, 102 ग्राम। ठीक है, तो इसका मोलर मास निकाल लो, तो तुम्हारा ये आ जाएगा 54 और 48, तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, 102 ग्राम। तुमने इसको पहले मास के टर्म में लिख लिया, क्योंकि यहाँ पे तो तुमको मास के टर्म में दिया भी हुआ है और आंसर भी उसने मास के टर्म में ही पूछा है। ठीक है, अब तुमको क्या करना है, इसमें से लिमिटिंग रीजन देखना कि कहीं कोई लिमिटिंग रीजन तो नहीं है। तो तुम्हारा गिवन कितना है, 81, यानी तुमको पता क्या है, एक्स बाई ए वाई बाई वी। ठीक है, तो एक्स तुम्हारा कितना है, 81 है तुम्हारा यहाँ पे, ए कितना है यहाँ पे, 54 है। ठीक है, तो यहाँ पे मास दिया है, तो मास के टर्म में करो, अभी तुमको मोल से करके दिखा दूंगा। और यहाँ पे तुम्हारा वाई कितना है, 128, तुम्हारा बी कितना है, 48। तो यहाँ तुम देखोगे तुम्हारा कितना हुआ, 2 टाइम्स है। ठीक है, इसको सॉल्व करो, देखो 4 1 4, 4 2 4 3 4 2 2 6 16। ठीक है, यहाँ पे 3, यहाँ पे तुम्हारा कितना है, 8, यानी कितना है, 8/3। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। यानी तुम्हारा ये क्या है, बड़ी क्वांटिटी, यानी छोटा कौन है, नहीं छोटा कौन है, ये छोटा। यानी लिमिटिंग रिएजेंट तुम्हारा क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट तुम्हारा हो गया एल्यूमिनियम। ठीक है, यानी क्वेश्चन में गिवन नहीं था कि लिमिटिंग रिएजेंट कोई है, बट देखो लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पे क्या है, एल्यूमिनियम लिमिटिंग रिएजेंट है। यानी अब हम एल्यूमिनियम का यूज करेंगे इसका पता करने के लिए आखिर Al2O3 कितना बनेगा। इसको अगर यूज कर लिया तुमने, तुम्हारा आंसर कभी मैच ही नहीं करेगा, तुम क्वेश्चन में परेशान होते रह जाओगे। ठीक है, तो अब देखो तुमको कुछ नहीं करना, तो तुमने जो लिखा है उसी से काम बन जाएगा। देखो 54 ग्राम अगर रिएक्ट करता तो कितना बनता है, 102 ग्राम बनता। ठीक है, 54 ग्राम रिएक्ट करेगा तो 102 ग्राम बनेगा। इसका मतलब 1 अगर रिएक्ट करेगा ग्राम एल्यूमिनियम का, तो 102/54 बनेगा। और अगर तुम्हारा रिएक्ट करेगा 81 ग्राम, यानी कितना बनेगा, 102 × 81/54। ठीक है, यहाँ तुम देखो कितना हुआ, देखो यार 27 2 लिखा हुआ है, ये 27 3 लिखा हुआ है। ठीक है, और तुम आओगे यहाँ पे 2 2 5 2 1 देखो, तो देखो 3 1 3 और 3 5 15, यानी 153। देखो क्या हो गया, इसका बी इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो तुम अगर फॉर्मुलेस करना चाहो तो फॉर्मुलेस भी कर सकते हो। तुमको पता है कि एक्स बाई ए इक्वल्स टू वाई बाई बी इक्वल्स टू जेड बाई सी। ठीक है, तुमको यहाँ पे इससे मतलब नहीं, क्योंकि लिमिटिंग एजेंट तो ये है नहीं, लिमिटिंग एजेंट तो ये है। यानी एक्स कितना है तुम्हारा, 81, ए तुम्हारा कितना है, 54, और तुम्हारा यहाँ पे जेड कितना है, ये तुमको पता करना है कितना फॉर्म होगा, सी तुम्हारा कितना है, 102। ध्यान दोगे, जेड इक्वल्स टू 102 × 81/54। क्योंकि देखो क्या लिखा हुआ है, यही तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो हमने एलिमेंट्री मेथड से फाइंड किया। ठीक है, तो ये तुमको एलिमेंट्री मेथड से करना हो तो एलिमेंट्री मेथड से जा सकते हो ऐसे, और तुमको इस फॉर्मूले को लगाना हो तो तुम फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। तो एक तरीका और था कि तुम्हारा जो गिवन अमाउंट है उसको तुम मोल में कन्वर्ट करो। तो देखो 81 ग्राम है, मतलब 81/27, यानी तुम्हारा कितना हो जाएगा, 3 मोल हो जाएगा। यहाँ पे 128/32, यानी कितना हो जाएगा, 4 मोल हो जाएगा। यानी इसका 3 मोल गिवन है, ये तुम्हारी कौन है, गिवन डाटा है। ठीक है, इसका 3 मोल गिवन है, इसका 4 मोल गिवन है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, और क्वेश्चन में तुम्हारा स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड तुम्हारी ये चीजें हैं। तो हमको मोल से अगर करना है तो मोल के लिए हमारे पास ये है। देखो लिमिटिंग एजेंट कौन है, ये पता करने का बेस्ट तरीका यही है, इससे क्वेश्चन जल्दी होता है। तुम बेसिक से करने जाओगे तो टाइम भी लग सकता है और क्वेश्चन तुम गलत भी कर सकते हो। ठीक है, तो लिमिटिंग एजेंट हमेशा इस फॉर्मूले से पता करना, उसके बाद तुम मोल वाले से जाओगे तो मोल वाले से चलेगा। ठीक है, लिमिटिंग एजेंट तुम मोल वाले फॉर्मूले से पता करना। तो तुमको पता है एक्स बाई ए, यानी एक्स का यहाँ पे 3, ए क्या है 2, और तुम्हारा वाई बाई बी, वाई क्या है तुम्हारा 4, और बी क्या है तुम्हारा 3/2, यानी 4 × 2। यहाँ देखो कितना 3/2, यानी 1.5 है। ये कितना है, 8/3 होगा। ठीक है, 8/3 मतलब क्या, 2 पॉइंट समथिंग, यानी छोटा कौन है ये, यानी तुम यहाँ क्या होगा, लिमिटिंग रीजेंट होगा। तो तुम मोल में कन्वर्ट करते हैं तभी तुमको पता लगा। देखो लिमिटिंग रीजेंट कौन है, एल्यूमिनियम है। अब लिमिटिंग रीजेंट ये है नहीं, इसका जो हम निकालेंगे ना आंसर, वो इसी का यूज करके निकालेंगे, एल्यूमिनियम का यूज करके। यानी तुमको पता है देखो कि तुम्हारा 2 मोल है। ठीक है, तो ये 1 मोल फॉर्म होता है। अगर ये 2 मोल से 1 मोल बना रहा है, ठीक, तो तुम्हारा 1 मोल से कितना बनाएगा, 1/2, यानी 3 मोल से कितना बनाएगा, 3/2 मोल्स। ठीक है, तुमने पता कर लिया कि जो L2O3 है वो कितना मोल बनेगा। तुमको आंसर मास में देना है, तो अब तुम मोल को मास में कन्वर्ट कर दो, यानी 3/2 इंटू तुम्हारा इसको मोलर मास कितना था, 102। ठीक है, तो तुम करो 2 2 5 2 1 तो 3 1 3 एंड 15, वहां कितना होगा 153। ठीक है, तो तुम देख सकते हो कि दो अप्रोच मैंने लगाई, एक मास वाली अप्रोच लगाई, एक मैंने मोल वाली अप्रोच लगाई। तो तुम मोल से भी कर सकते हो और तुम मास से भी कर सकते हो। अब यहाँ पे तुमने ऑब्जर्व किया कि जो मोल वाला है उसमें हमको कम कैलकुलेशन करनी पड़ी, क्योंकि क्वांटिटी छोटी हो गई, ये 3 बन गया या 4 बन गया। तो जब भी तो क्वेश्चन ऐसा है कि तुमको नंबर ऑफ मोल्स नंबर में मिल रहा हो, एग्जैक्ट नंबर मिल रहा हो, 3 4 1 2, मतलब इंटीजर मिल रहा हो, तब तुम उसको मोल में कन्वर्ट कर लेना, तो कैलकुलेशन तुम्हारी जल्दी हो जाएगी। ठीक है, बट अगर ये इंटीजर नहीं आ रहा है नंबर मोल्स, तब तुम मास ले से जाना, तभी कैलकुलेशन तुम्हारी छोटी होगी। वरना तुम्हारा इसमें क्या हो जाएगा, तुम तो पहले तुम मास को मोल में कन्वर्ट करोगे, फिर मोल को फिर तुम मास में एंड में लेके जाओगे, तो कैलकुलेशन बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो अगर ये इंटीजर आ जाता है तब तुम मोल से जा सकते हो। अगर तुम्हारा ये इंटीजर नहीं आता तब तुम क्या जाओगे, हमेशा मास वाले मेथड से जाओगे। तो देख सकते हो मैंने तुमको इसमें लिमिटिंग एजेंट पता करने के 2 तरीके बताए,
और तुमको मैंने क्वेश्चन को आंसर पता करने के लिए कितना प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसके मैंने तुमको 3 तरीके बताए, ठीक है। तो तुम्हारी चॉइस है कि तुमको कौन सा सबसे बेस्ट लगता है और तुम किससे क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर पाते हो। तो इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, तो तुम्हारे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो देखो, अगर 2024 से लेके और उसके प्रीवियस में जाए तो अभी तक हम मुझे 8 लिमिटिंग रीजन पे क्वेश्चन मिले हैं, ठीक है। तो एक एक करके मैं सॉल्व करूंगा, बट अब मैं तुमको हर मेथड नहीं बताऊंगा, बट मैं तुमको बताऊंगा कि हाँ, आप ये देखो यहाँ पे क्या है, बेस्ट अप्रोच कौन सी है। पहले हम कर लेते हैं अमोनिया टाइप वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो N2 3s2 रिएक्ट विद 2NH3, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी उसने बैलेंस करके तुमको दे दिया है। अब उसने खुद ही बैलेंस करके दे दिया तो हमें कुछ करने की जरूरत है नहीं। फिर आगे देखा है, आइडेंटिफाई द डाई हाइड्रोजन एज द लिमिटिंग एजेंट इन द फॉलोइंग मिक्सचर। मतलब इसमें से कौन ऐसा है तुम्हारे इन चारों में जो तुम्हारा जिसमें क्या है, हाइड्रोजन एक लिमिटिंग रीजेंट है, ठीक है। तो देखो, मास के टर्म में लिखा है तो मैं इसको मास के टर्म में पता करूंगा, फालतू में इसको मोल के टर्म में कन्वर्ट नहीं करूंगा। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ, तुम्हारी रिएक्शन क्या है, N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, ठीक है। पहले मोल के टर्म में लिखोगे, यानी 132, इतना फास्ट ऐसे लिखना आना चाहिए, ठीक है। 132 यानी इसको मास में कन्वर्ट करो, तो मतलब मास से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा यहाँ कितना होगा, 28। यहाँ तुम्हारा कितना होगा, *2 यानी 6। तुम्हारा यहाँ कितना होगा, *17 यानी 34, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, बस लगाते जाओ। पहली कंडीशन तुम्हारी क्या होगी कि H2 के लिए लगा रहा हो, ठीक है, 10/6, ठीक है। इसके लिए क्या होगा, 8/6। इसके लिए क्या होगा, 6/6। तुम्हारे चौथे के लिए क्या होगा, 4/6। ये तुम्हारा क्या है, वाई वाला टर्म है। तुम्हारा एक्स वाला टर्म क्या है, यानी 56/28, ठीक है। डिवीजन में क्या रहेगा, 28। स्टैंडर्ड क्या है हमारे पास, स्टैंडर्ड ये है। और गिवन ये है, यानी 35/28। तुम्हारा 28/28, यहाँ पे तुम्हारा 14/28। पहले सिंपल जो पता कर रहे हैं वो देख लो। देखो तुम्हारे हिसाब से रेशियो क्या है, 1/2। यहाँ पे तुम्हारा कितना है, 2 2 जा 2 3 जा। तो यहाँ पे तुम्हारा देखो कितना है, 1 1। यहाँ तो कोई लिमिटिंग एजेंट ही नहीं होगा, ऑप्शन सी गया। यहाँ देखो ये तुम्हारे 2 जा लिखा हुआ है, यहाँ देखो 2 3 जा, यहाँ पे 2 5 जा, ये 5/3 है। ये 5/3 यानी ये 2 से भी छोटा है, ठीक है। अगर ये 2 से छोटा है यानी कम कौन है, ये कम है, यानी ये तुम्हारा H2 क्या है, यहाँ पे लिमिटिंग रीजेंट तुम्हारा एक है, इसलिए आंसर। बाकी यहाँ पे तुम देख लो, 8/6 है। ये तुम्हारा 2 3 जा, ये 2 4 जा, यानी ये तुम्हारा 4/3 यानी 1.33। और तुम यहाँ पे देखोगे और इसको सॉल्व करोगे तुम्हारा आएगा 1.25, ठीक है। और तुम यहाँ तुम देख ही रहोगे तुम्हारा 1/2 क्या है, छोटा है, यानी तुम्हारा 1/2 छोटा है यहाँ पे। तो तुम्हारा ये क्या होता है, 0.5 है। तुम्हारा कितना है, 0.66। तुम्हारा ये छोटा है, नहीं यहाँ पे क्या है, लिमिटिंग एजेंट N2, यानी इन दोनों में लिमिटिंग एजेंट कौन है, N2 है, ठीक है। तो वैसे तो मैं इनको ट्राई नहीं करूंगा जब मुझे यहाँ पे लिमिटिंग एजेंट मिल गया। तुमको जब यहाँ पे तुमको जो डायरेक्ट तुमको सॉल्व करने वाले हैं वो पहले कर लो, जिसमें डेसिमल में सॉल्व करना पड़ेगा उनको सबसे लास्ट में करो, क्यों, हो सकता है आंसर यही मिल जाए। आंसर यही मिलेगा तो फालतू में क्यों चेक करने जाऊंगा सबको, ठीक है। तो ये मैंने मास से कर लिया। तुमको अगर मोल से करना हो तो मोल से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट देखो दिक्कत क्या है मोल से करने में, तो यहाँ पे 35 ग्राम है। तुम पहले इसको कन्वर्ट करोगे उसमें, नहीं 35 ग्राम अपॉन में 28, तुमको मोल में कन्वर्ट होगा तब, ठीक है। तो डिवाइड कर लो, तुम्हारा ये 5/4, ठीक है। 7 4 जा 7 5 जा, तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये 1.25, ठीक है। नहीं तुम कैसे लिखोगे कि 1.25, और यहाँ पे तुम्हारा कितना होगा, इसका तुम्हारा गिवन है तुम्हारा 8 ग्राम। तो 8/2 यानी कितना होगा, 4। ऐसे करोगे तब ये करोगे, ठीक है। तो तुम फिर क्या करोगे कि 1.25 डिवाइडेड बाई 1 और 4 बाई, तो ये 1.25 है। तुम्हारा 4/3 मतलब क्या, 1.33, ठीक है। तो रेशियो तुम्हारा वहाँ यही आएगा जो तुमने मास का रेशियो निकाला है, मोल का भी रेशियो वही आने वाला है। इसीलिए फालतू में मोल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, तुम्हारी बस कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर अमोनिया पे तुम्हारा बोला है 20 ग्राम रिएक्ट कर रहा है विद द 5 ग्राम। बोला कंसिडर द अबव रिएक्शन, बोल लिमिटिंग रिएजेंट ऑफ द रिएक्शन बताओ। उसके बाद बताओ कि कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म होगा, ठीक। तो मैंने रिएक्शन ऊपर लिखी रखी है, ठीक है ना। उसने 20 ग्राम दिया या 5 ग्राम दिया है। तो अब दो क्या करोगे तुम, सबसे पहले तुम पता करोगे लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो 20/28 होगा, ठीक है, ये तुम्हारा स्टैंडर्ड है। और तुम्हारा 5/6 होगा। तो जितना होगा सॉल्व करो, या तो 10 या 14। तुम्हारा तुमको पता चल रहा है कि ये नंबर तुम्हारा क्या है, ज्यादा छोटा, क्योंकि तो यहाँ पे इन दोनों में 4 का डिफरेंस है, यहाँ क्या है, 1 का डिफरेंस, डिनोमिनेटर काफी बड़ा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डेसिमल इनको डिवाइड करके कि हम 14/10 ऐसे निकालें, उससे बेटर है कि इन दोनों को क्या कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्योंकि तुमको पता है मैथ्स में अगर तुम्हारा इनके साइन पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ तुमको पता है कि कंफर्म है, से पॉजिटिव है सारे, यहाँ पे नेगेटिव को कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे जब पॉजिटिव होता है तो हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर तो हमारा साइन नेगेटिव होता है तब क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तब तुम्हारा साइन इसका इन्वर्ट हो जाता है इनक्वालिटी का, ठीक है। यहाँ पर साइन ऑफ इनक्वालिटी तो चेंज होने ही नहीं वाला है, तुम्हारा जो साइन है वही रहने वाला है। यदि तुम क्या करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सबसे बेटर है डिवाइड करने के बजाय। तो उससे क्या होगा, कैलकुलेशन और छोटी हो जाएगी। नहीं तुम्हारा क्या देखो, 6 × 10 लेस देन 5 × 14। तो तुम्हारी कितना है, 60 है, तो कितना है, 70। यानी तुम्हारा क्या पता चला, 60 कम आ गया, ठीक है। ये इधर वाली साइड कम आ गई, ये तुम्हारा क्या था, N2 का, यानी N2 क्या यहाँ पे लिमिटिंग एजेंट है, यानी ऑप्शन सी सही हो गया। तो ऑप्शन तो सबसे पहले तुमने फटाक से ये पता कर लिया, तुमको पता करना है कि यहाँ पे अमोनिया कितना फॉर्म होगा, ठीक है। तुमको मास गिवन है तो हमेशा क्या करोगे, मास वाली प्रोसेस लगाओगे। मास के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी ये है, और तुम्हारा लिमिटिंग एजेंट क्या है, नाइट्रोजन है। तुमको पता है यहाँ पे 28 ग्राम होगा, तो बनाएगा 34 ग्राम।
तुम्हारा 1 होगा तो कितना बनेगा 34/28 हो जाएगा। 20 होगा तो कितना बनेगा ×20, तो 4 7 जा 4 5 जा, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो 170/7, ठीक है। तो 7 1 जा 7, 3 30, 30 मतलब 4 जा 2 20, 20 20 तो तुम्हारा अप्रोक्सीमेट 14.2, ठीक है। तो तुम्हारा क्या हो गया इसका आंसर 14.2, यानी सी क्या होगा करेक्ट आंसर हो गया। अब इस चीज को तुम फॉर्मुलेट करना चाहते हो तो फॉर्मुलेट भी कर लेते हो। तुमको क्या पता है कि x/a = y/b, z/c = w/d, ठीक है। तुमको एक प्रोडक्ट है, तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं, इसका इसका यूज करना है हमको, ठीक है। क्योंकि लिमिटिंग एलिमेंट क्या है यहाँ पे n2 है, यानी x/a = z/c, ठीक है। सिंपल सी बात है, जो वहां पे लिखनी तुमको जो नहीं पड़ेगी, तुमको प्रैक्टिस होगी। तो x तुम्हारा कितना है यहाँ पे जो तुम्हारा गिवन हुआ था यानी 20, और तुम्हारा ए कितना है यहाँ पे 28, जेड कितना है भाई हमको पता करना है, और तुम्हारा यहाँ पे 4 यानी जेड इक्वल टू क्या आ गया तुम्हारा 20 × 34 / 28। तो अगर ध्यान से देखो तो ये जो लिखा हुआ है वही देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो तुम फॉर्मुलेट करना चाहो तो फॉर्मुलेट करो, एलिमेंट्री मेथड लगाओ तो एलिमेंट्री मेथड लगाओ, तुम्हारी मर्जी है। अगर तुमको एलिमेंट्री मेथड समझ नहीं आ रहा है, वैसे तो ये बहुत आसान है, जो तुम छोटी क्लास में करते हो वही सब चीजें हैं। अगर तुम एलिमेंट्री मेथड तुमको समझ में नहीं आया तो तुम ये फॉर्मूला भी हर जगह पे यूज कर सकते हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब ये थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे तुमको रिएक्टेंट में 3 दिए हैं, प्रोडक्ट तुम्हारा एक है, तो तुमको तो बैलेंस रिएक्शन दी है। तुमको एक्स के भी मोल पता है, वाई के भी मोल पता है, और जेड के भी मोल पता है। उनसे बोला कि बताओ ये प्रोडक्ट कितना बनाएगा। तो मैंने तुमको ऊपर क्या लिखा है कि जब भी कभी रिएक्टेंट में सबका मोल या सबका मास दिया हो, प्रोडक्ट पूछा हो, तो हमेशा ध्यान रखना कि क्या होता है, कुछ ना कुछ इसमें लिमिटिंग रेजिडेंट होता है, ठीक है। क्योंकि अगर उसको डायरेक्ट अगर ये पता करना होगा ऐसे, तो वो तो हम डायरेक्ट पता कर सकते हैं। हमको एक चीज की रिक्वायरमेंट है, हमको तीनों के मास की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना हमको तीनों के मोल की। हमको अगर एक चीज पता है तो हम पता कर सकते हैं कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। बट अगर तीनों का दे रखा है, इसका मतलब वो क्वेश्चन किसका होगा, लिमिटिंग रेजेंड का होगा। तुमको कुछ नहीं करना, फिर वही x/a + y/b। यहाँ पे 3 चीजें हैं, तो मान लेता हूँ मैं इसको कोफिशिएंट को, मैं गिवन वालों को मान लेता हूँ यहाँ पे z, ठीक है। इसको मैं मान लेता हूँ c, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, बस 3 है तो 3 बार करना है, ठीक है। x जो गिवन है, ठीक है, तो 1 मोल गिवन है। y जो है वो भी तुम्हारा क्या है 1 मोल है, ठीक है, 1 मोल ऑफ ईच। और तुम्हारा z कितना है यहाँ पे, तुम्हारा इसका मोल कितना है 0.05। अब डिवाइड किससे करना है, तो देखो यहाँ पे 1 है x के नीचे, y के नीचे क्या है 1 है, यहाँ तुम्हारा कितना है 3 है। तो तुम देख सकते हो ये तुम्हारा 1 है, तुम्हारा 1 है, सबसे छोटा कौन है ये है। तो सब जो सबसे छोटा है वही क्या है लिमिटिंग रीजन। जो सबसे पहले कौन खत्म होगा, सबसे पहले यही खत्म होगा, ठीक है। वही सबसे पहले खत्म होगा, नहीं यही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। तुमको पता है यहाँ से क्या पता है कि तुम्हारा अगर ये 3 मोल होता है तो तुम्हारा ये 1 मोल प्रोड्यूस करता है, क्योंकि इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है ना। या तो सीखी होगा ऊपर तुमको सिखाई दिया कि तुम्हारा इसका मतलब क्या होता है कि 1 मोल ऑफ एक्स रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ वाई एंड 3 मोल ऑफ जेड देन प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ दिस। अगर 3 मोल इसका लोगे तो कितना बनेगा 1 मोल बनेगा। 3 मोल से 1 मोल मिलेगा नहीं, 1 मोल से कितना बनेगा 1/3 मोल, ठीक है। और यहाँ पे 0.05 मोल जेड दिया है, यानी 0.05 से कितना बनेगा × 0.05, ठीक है। ये तुम्हारे क्या आ जाएंगे इतना मोल बनेगा। बट उसने आंसर किस में पूछा था, मास में पूछा था, कि बताओ मास कितना होगा, ठीक है। ग्राम में दिया मतलब उसका मास बताना है। तुमको पता है देखो एक्स का मास पता है, वाई का मास पता है, जेड का मास पता है। यानी 10 + 20 इसका क्या है 30 mu, और 13 × 3 यानी 90, ठीक है। यानी क्या हो गया 120 AMU, ठीक है। तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा एक मॉलिक्यूल का मास होगा अगर एक मोल का होगा यानी 120 ग्राम होता है, ठीक है। यानी 1/3 × 0.05 × 120। तो पॉइंट हटा दो यहाँ से, आया देखो 10, तो तुम्हारा एक 0 0 गया, तो देखो 5 2 जा, और देखो 2 6 जा, तो 3 2 जा, तो तुम्हारा क्या हो गया 2 इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो देख सकते हो कितना इजी क्वेश्चन है, बस तुमको प्रैक्टिस होनी चाहिए तो तुम बहुत जल्दी कर सकते हो। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ भी सेम टाइप का क्वेश्चन है कि तुम्हारा ये जेड कर रहा है, और रिएक्शन में तुम्हारा क्या है 6 ग्राम तुम्हारा ए है, और तुम्हारे इसमें देखो आइटम दे दिए हैं, और यहाँ पे इसमें मोल दे दिया। दो ये तुमको बताया कि इससे तुमको सारे आइटम आने चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ बात पड़ती है कि तुम अप्रोच कैसे करोगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो अब आगे उसने बता भी दिया कि तुम्हारा ये कितना बनता है 4.8 ग्राम बनता है। तो बोला रहा है कि इफ द एटॉमिक मास ऑफ ए एंड सी आर दिस रिस्पेक्टिवली, बताओ एटॉमिक मास ऑफ बी, बी का एटॉमिक मास क्या होगा, ठीक है। अब तो देखा जाए तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, या बोल सकते हैं वन ऑफ द टफ क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब टफ तो नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा तुमको सोचना पड़ेगा इसके बारे में, ठीक है, अगर तुम पहली बार कर रहे हो। तो सिंपल सी बात है, उसने इस एक में मास में दे रखा है, एक में एटम दे रखे हैं, और एक में तुमको मोल दे रखे हैं, और तुमको कंपाउंड किसमें बना रखा है, ग्राम में बना रखा है। यानी इसका बेस्ट तरीका क्या है, तो जिस जिस फॉर्म में कंपाउंड है, मतलब एक किसी एक टाइप में सबको कन्वर्ट कर लो। क्या करो, सबको किसी एक टाइम में कन्वर्ट कर लो। तो उसने एवोगाड्रो नंबर बता रखा है 6 × 10⁻23 बता रखा है, ठीक है। एक्चुअल में 6.022 होता है, बट जो क्वेश्चन में गिवन है वो यूज करना है। तो कोई अगर इसका है मतलब इतने एटम्स यानी मोल ऑफ बी कितना हो जाएगा
1 मोल हो जाएगा। और यहाँ पे जो तुम्हारा ए है, ठीक है, वो 6 ग्राम है, उसका मोल ये है। तो इन तीनों को कम करो, मोल को करो, मोल ही में तीनों को कन्वर्ट कर लो। तो तुम्हारा ए है, उसका एटॉमिक मास कितना है, 60 है, यानी तुम्हारा मोल ऑफ ए कितना आ जाएगा, 6/60, ये तुम्हारा आ जाएगा 0.1 मोल। ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन में गिवन है। जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट वो क्या है, 1 2 3, तुम्हारे गिवन है वो तुम्हारे कौन कौन से, 0.1, ये है तुम्हारा 1, और ये तुम्हारा 0.036। ठीक है, तुमको क्या करना है, डिवाइड करना है, यानी 0.1/1 आएगा, ठीक है, और 1/2 आएगा, ठीक है, 0.036/3 आएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा कितना होगा, 0.012, ये तुम्हारा कितना हो गया, 0.5। ठीक है, यानी 0.1 है, 0.5 है, 0.012, सबसे छोटा कौन है, ये है। लिमिटिंग रीजेंट कौन होगा, सी इज द लिमिटिंग रीजेंट। ठीक है, अब तुमको सी लिमिटिंग तुमको पता चल गया, तो हम पता करोगे कि तुम इस लिमिटिंग रीजेंट से कितना प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, तुम कैसे पता करते हो, तुम्हारा सेम वही बात कि तुम्हारा जो इसका गिवन वाला है, गिवन वाला तुम्हारा इसका सी का कितना है, 0.036, वो तुम्हारा यही रहने वाला है। ठीक है, इक्वल किसके होगा, जो प्रोडक्ट वाला को मैं मान लेता हूँ, इसका मान लो एक्स मोल फॉर्म होगा। ठीक है, या नीचे क्या आएगा, जो तुम्हारा क्वेश्चन में गिवन है, जो कि 1 है। ठीक है, नहीं, यहाँ से तुम्हारा क्या आ जाएगा, जो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 0.012, यानी तुम्हारा क्या है, ये मोल ऑफ, ये क्या है तुम्हारा, मोल ऑफ AB2X3। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, मास अपॉन मोलर मास। तो मास तुम्हारा जो गिवन है, वो मास तुम्हारा कितना है, 4.8 ग्राम। तुम्हारा मोलर मास तुमको पता करना है, नंबर ऑफ मोल्स तुमने 0.012 निकाल लिया है, यानी मोलर मास कितना हो जाएगा, 4.8 डिवाइडेड बाई 0.012। ठीक है, डेसिमल हटा दो, यहाँ कितना है, 1000 आया। ये भी डेसिमल हटा दो, तो यहाँ 10 आया, तो एक 10 10 तो कट गया, तुम्हारा ये 12 हो जा, तुम्हारा कितना गया, 400। यहाँ से मोलर मास ऑफ A2B2C3 का आपको पता चला, क्या मिला, मोलर मास ऑफ AB2C3, इसका मोलर मास कितना है, 400 है। तुमको मोलर मास ऑफ बी निकालना, तो इसका जो सम है 400 तुमको पता है, यानी ए तुम्हारा कितना है, 60 प्लस 2 इंटू, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे बी का मोलर मास का एक्स जो हमको पता करना है, सी का तुम्हारा 80, यानी 83 से तुम्हारा कितना होगा, 240 इक्वल टू 400। ठीक है, तो तुम्हारा क्या आएगा, 2x प्लस 300 इक्वल टू 400, तुम्हारा 2x इक्वल टू 100, यानी x इक्वल टू क्या आ गया, 50। ठीक है, ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, मगर कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। तो पहले हमने क्या किया, हमने पहले लिमिटिंग रीजन पता किया, सबसे पहले लिमिटिंग रीजन पता कर चलते ही हमने पता किया कि तुम्हारे कितने मोल फॉर्म होंगे। अब मोल पता चल गया, तो मोल से तुमको पता है इसका मास गिवन है कि कितना मास फॉर्म होगा, तो मोल से तुम मोलर मास निकाल सकते हो कि मास अपॉन मोलर मास, इतना मोल तुमको पता है कि तो फिक्स है, इतना मोल फॉर्म होगा। तुमने मोलर मास निकाल लिया इसका, उसका इसमें बी का मोलर मास कितना होगा तुमने वो पता कर लिया। तो अगला क्वेश्चन है कि रिएक्शन दी हुई है। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस खुद ही दे रखी, तुम्हारा इतना किलोग्राम Fe3O4 है, तुम्हारा इतना किलोग्राम क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, तो बताओ कितना आयरन प्रोड्यूस होगा, वो ग्राम में तुमको बताना है। मोल में ना जाके हम क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन को मास में सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको आंसर भी मास में चाहिए। ठीक है, तो कॉपी पे तुमको ज्यादा नहीं लिखना होता, तुमको जो रिएक्शन है उसके अकॉर्डिंग पहले मोल के टर्म में लिखना, तुमको पता है ये 1 रिएक्ट करेगा, तो ये 4 रिएक्ट करेगा, तो ये 3 का फॉर्मेशन करेगा, ये 4 का फॉर्मेशन करेगा। ये तुम्हारी क्या है, स्टैंडर्ड है। ठीक है, अब तुमको मैंने क्या बताया कि अगर तुमको दोनों दिए हैं, उसके बाद तुमसे बोल रहा है कि बताओ प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा, इसका मतलब इसमें से कोई ना कोई क्या होगा, लिमिटिंग रिजेंट होगा। तो कभी डायरेक्ट किसी एक का यूज करके आंसर मत निकाल लेना, पहले पता करना है कि लिमिटिंग रिजेंट कौन है। ठीक है, देखो इसका मोलर मास तुम्हारा होता है 232। ठीक है, तो यहाँ तुम्हारा होगा 232, यहाँ तुम्हारा 4 मोल है, तुमको पता है कार्बन का 12 हो गया, तुम्हारा ऑप्शन का होगा 16, यानी तुम्हारा कितना हो गया, 28। ठीक है, तो 4 इंटू 28 होगा। ठीक है, तुम्हारा कितना आ जाएगा, ये 112, यहाँ पे 3 इंटू इसका मोलर मास, इसका मोलर मास कितना होगा, आयरन है तो 56 होता है। ठीक है, तो 56 3 जा 168, तुम्हारा यहाँ पे 4 है, इसका मास कितना होता है, 44 होता है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 176। ठीक है, अब तुमको पता करना है इसमें से लिमिटिंग रीजन कौन है, तो तुम्हारा ये क्या है, स्टैंडर्ड है, ये तुम्हारा क्या है, गिवन है। तो गिवन अपॉन स्टैंडर्ड, तुम्हारा गिवन क्या है, 4640, अपॉन में स्टैंडर्ड तुम्हारा कितना है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 232, तुम्हारा यहाँ पे कितना है 2520, गिवन कितना है 112। वैसे तुमको ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखना होगा, बट तुम इसको तुम सॉल्व करोगे ना, तो तुम्हारा ये 20 आएगा, जाएगा 22.5। ठीक है, तो यहाँ कौन है, कम है, ये कम है, यानी तुम्हारा लिमिटिंग एजेंट कौन होगा, Fe3O4। ठीक है, अगर Fe3O4 प्रोडक्ट हमको किससे पता चलेगा, Fe3O4 से। ठीक है, तो तुमको क्या पता है, इसका अगर 232 ग्राम होता है, तो तुम्हारा कितना फॉर्मेशन होता है Fe का, 168। ठीक है, 232 ग्राम होता है, तो फॉर्म कितना होता है, 168 ग्राम, यानी 1 ग्राम अगर रिएक्ट करेगा तो होगा 168/232। और तुमको पता है क्वेश्चन में गिवन कितना है तुम्हारा, 4640, यानी जब 4640 अगर रिएक्ट करेगा तो 4640
640 इंटू 168/232, ठीक है। इस चीज को तो तुमने सॉल्व ही किया अभी कि तुम्हारा 20 है, यानी 20 इंटू 168 तुम्हारा कितना आ जाएगा 3360, ठीक है। तो तुम्हारा सी क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो अगला क्वेश्चन है कि 5 मोल बैरियम क्लोराइड मिक्स किया गया 2 मोल Na3PO4, बोला बताओ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बैरियम फॉस्फेट कितना बनेगा। फिर वही बात कि दोनों का तुमको मोल दिया, इसका मतलब कोई ना कोई लिमिटिंग एजेंट होगा, तो फटाफट रिएक्शन पे लिख लो। तो बैरियम क्लोराइड रिएक्ट करेगा विद द Na3PO4, ठीक है। तो बनाएगा क्या तुम्हारा Ba3PO4 का होल ट्वाइस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होनी जो तुम टेंथ में करते हो, ये बनेगा नहीं, ये क्या बनेगा NaCl बनेगा। तो क्या कर लो, उसको बैलेंस कर लो, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे बैरियम 1 है, यहाँ पे बैरियम 3 है, तो यहाँ पे 3 लगा लो, तो यहाँ 6 क्लोरीन हो गई, तो यहाँ पे 6 लगा दो। यहाँ पे देखो 6 सोडियम होगा, तो यहाँ पे कर दो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे क्या बैलेंस है, तो 2, ये तुम्हारे 6 हो गए, तो तुम्हारा PO4 कितने हो गए 2 हो गए, तो यहाँ भी कितने हैं 2 है, ठीक है। तो तुम्हारा क्या होगा, रिएक्शन अब बैलेंस हो गया, नहीं तुम्हारा ये 3 इसका 2 रिएक्ट करके इसका 1 बनाएगा, ये तुम्हारा 6 मोल NaCl बनाएगा। तुमको बताना है कि कितना मोल ऑफ बैरियम फॉस्फेट बनेगा। तो पता करो लिमिटिंग एजेंट कौन है, तुम्हारा गिवन कंडीशन क्या है 5, और तुम्हारा ये क्या है 2, ठीक है। तो तुम क्या करते हो, ये तुम्हारा गिवन अपॉन स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड क्या है 3, इसका स्टैंडर्ड क्या है 2, यानी क्या है तुम्हारा 1, ये तुम्हारा 1 से बड़ा है, यानी लेस कौन है ये, यानी तुम्हारा लिमिटिंग एजेंट कौन है Na3PO4। तुमको पता है यहाँ पे जो तुम्हारा Na3PO4 है वो अगर 2 मोल होता है तो तुम्हारा ये 1 मोल बनता है, अगर 2 मोल होता है तो ये 1 मोल बनता है, यानी 1 मोल होगा तुम्हारा 1/2 मोल बनेगा। क्वेश्चन में तुमको कितना गिवन है 2 मोल गिवन है, तो यानी अगर 2 मोल होगा तो तुम्हारा कितना बनेगा 1/2 इंटू 2, यानी क्या हो गया 1 मोल, ठीक है। इसलिए आंसर क्या हो गया 1, ठीक है। तो तुम्हें मतलब डायरेक्ट भी आंसर मिल गया था, 2 मोल से 1 मोल बनेगा, तो डायरेक्ट इजी क्वेश्चन था एकदम, ताकि जाके ज्यादा तुमको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी। अब देखो यहाँ पे तुमने उसने क्या किया, रिएक्शन दी, बोला लास्ट में उसने पूछा वॉल्यूम कितना होगा, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड का। देखो वैसे तो बेस्ट अप्रोच यही है कि तुम मोल और मास में सॉल्व करो, फालतू में वॉल्यूम में कन्वर्ट मत करो, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, ठीक है। तो बेस्ट तरीका क्या है, तुम मोल या फिर मास में सॉल्व करो, ठीक है। उसने कार्बन का मास दे रखा है देखो 12 ग्राम, यहाँ देखो 48 ग्राम, तुमको पता है देखो इसका मोलर मास 12 ग्राम में दिया है, तुमको कार्बन का क्या होता है कि इसका 1 मोल है, और तुम्हारा इसका क्या होता है 16 होता है, ये तुम्हारा 3 मोल है, यानी तुम्हारा सिंपल इंटीजर आ गया। नहीं तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को मोल के फॉर्म में सॉल्व करेंगे। तुमको क्या पता है इसका देखो 2 ऐड करता है इसके 1 के साथ, तो बनाता है ये 2, ठीक है। और तुम्हारा जो गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग ये 1 है, और ये तुम्हारा कितना है 3 है, ठीक है। गिवन है, यानी हम पता करेंगे लिमिटिंग एजेंट कौन है इसमें, तो 1/2, ये 3 डिवाइडेड बाई इसका कन्वर्टर नहीं 1, ठीक है। तुम्हारा क्या था 1/2 हो गया, 0.5 हो गया तुम्हारा 3, यानी लिमिटिंग एजेंट कौन हो गया जो कम है, यानी ये तुम्हारा लिमिटिंग एजेंट, यानी कार्बन तुम्हारा क्या है लिमिटिंग रीजेंट है, ठीक है। तुमको क्या पता है इसका जो 2 मोल है कार्बन का, वो तुमको कार्बन मोनोऑक्साइड कितना बना के दे रहा है 2 बना के दे रहा है। अगर 2 मोल 2 बना के दे रहा है, ठीक है, तो तुम्हारा 1 मोल कितना बनाएगा ये तुमको पता करना है। तो तुम्हारा 1 मोल कितना बनाएगा 2/2, यानी कि हमारा 1 मोल बनाएगा, ठीक है। अगर 2 मोल 2 बना रहा है तो 1 मोल 1 बनाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। नहीं 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। उन्हें तो क्या रखा है कि वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस एट HTPS 22.7 लीटर, ठीक है। आइडियल गैस का वॉल्यूम कितना है 22.7 लीटर, यानी 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा 22.7 लीटर, यानी तुम उसने देखो ध्यान से, बहुत बच्चे भी होता है कि आंसर तक पहुंच जाएंगे, लास्ट में गलत कर देंगे। उसने बोला 10⁻⁻1 लीटर, यानी 22.7 तुम्हारा आंसर आएगा। अब इसको तुमको 10⁻⁻1 में कन्वर्ट करना है, 22 यानी 227 इंटू 10⁻⁻1, यानी आंसर क्या होगा 227, ठीक है। तो तुमको मैंने कैसे सिखाया था कि दो ये तुम डिक्रीज कर रहे हो तो इस नंबर को क्या करना बड़ा करना पड़ेगा, यानी क्या करो डेसिमल को इधर शिफ्ट करो, वह क्या गया 227 आ गया। ये तुमको बताया था ना कि मैंने कि तुम्हारा जो वॉल्यूम होता है या तो वो 22.4 लिखा होगा या तो 22.7 लिखा होगा, ठीक है। स्टैंडर्ड तो STPP को, ये तुम्हारा क्या है न्यू कन्वेंशन है, तुम्हारा ओल्ड कन्वेंशन है, तुमको हमने लेक्चर नंबर 1 में बताया था। अगर तुम्हारा क्वेश्चन न्यू कन्वेंशन पे होगा तो तुमको ऑलरेडी वो बता देता है कि 22.7 लेना है। अगर तुम्हें कुछ नहीं दिया है तो मुंह ज्यादातर चांसेस होते हैं कि वो तुमसे ओल्ड कन्वेंशन से क्वेश्चन सॉल्व कराता है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर वो इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है उसमें नहीं बता रखा है तो कंफर्म से क्वेश्चन बोनस हो जाता है, या तो फिर दोनों आंसर सही कर दिए जाते हैं। अगर तुम्हारा टिक द करेक्ट है तो तुम ऑप्शन को देख के पता कर सकते हो कि तुम्हारा वो ओल्ड कन्वेंशन उसने यूज किया है या फिर न्यू कन्वेंशन उसने यूज किया है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है। वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे जो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट जो भी तो रह गए, जैसे तुम्हारा इक्विवेलेंट वेट हो गया, नॉर्मेलिटी हो गई, टाइम इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट देखेंगे। उसके बाद हम करेंगे सिर्फ क्वेश्चन, ठीक है। थ्योरी पार्ट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, बस तुम्हारे बहुत थोड़ा सा थ्योरी पार्ट बचा है, उसके बाद हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो तुम्हें कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।